बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आकिब महमूद, और रिजवान मलिक। हम लोग लाइव हैं इंडोनेशिया से। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम लोगों ने इंडोनेशिया का डिसीजन क्यों लिया। सारी दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक घूमने के बाद, वहाँ पर बिज़नेस करने के बाद, एजुकेशन हासिल करने के बाद इंडोनेशिया आने का फ़ैसला किस चीज़ की बिना पर किया, ये आज एक हमारी कैंडिड सी डिस्कशन होगी, जिसको हम चाहेंगे लोगों के सामने लेकर आएँ, ताकि बहुत से लोग हमसे पूछते हैं इतने ममालिक देखने के बाद और डिफरेंट कंट्रीज़ को कंसिडर करने के बाद आपने इंडोनेशिया का डिसीजन क्यों लिया। तो इस पर आज हम एक डिस्कशन करते हैं जी। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा रिजवान भाई कि आप यूएस भी गए, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से आपकी एजुकेशन है, आप यूके भी गए इंपीरियल कॉलेज लंदन के लिए, आपने दूसरे ममालिक भी देखे, थाईलैंड वगैरह फार ईस्ट एशियन कंट्रीज़ भी देखे। तो इंडोनेशिया का डिसीजन कैसे लिया आपने, वाई इंडोनेशिया? थैंक यू आके भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आके भाई, आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। बहुत सारे दोस्त पूछते हैं जी कि आप यूएस गए और यूके गए, तो फिर वहाँ से वापस क्यों आ गए? क्योंकि अक्सर अक्सर देखा जाता है कि पाकिस्तानी लोगों का एक ड्रीम होता है कि वो यूएस जाएं, वहाँ जाकर स्टडीज़ करें, वहाँ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड आउट करें, जॉब्स करें। लेकिन मैं यूएस गया, यूके गया और फिर वापस पाकिस्तान आया, और फिर बिजनेस के लिए मैंने इंडोनेशिया को ही क्यों चूज़ किया। तो उस हवाले से आके भाई मेरे ख्याल में एक काफ़ी डिस्कशन हो जाएगी। बहुत काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं एक्चुअली जो मैंने कंसिडर किए कि यार वाई इंडोनेशिया, और अगर मैंने मूव करना ही है तो मैं किस कंट्री में जाकर अपना बिज़नेस स्टार्ट करूं, और किस कंट्री में मैं अपनी फैमिली को मूव कर सकता हूं। तो उसके लिए मैंने इंडोनेशिया को बेहतर पाया। बाकी ये बात मैं बताता चलूं कि मैं हार्वर्ड गया था स्टडीज़ पर्पज़ के लिए, यूएस गया था, और यूके भी जो गया था वो स्टडीज़ पर्पज़ के लिए था। बाकी जब मैंने बिजनेसेस अपॉर्चुनिटीज़ देखी, क्योंकि अक्सर लोगों को पाकिस्तान में ना एक परसेप्शन है कि यूके यूएस, अगर आपने एजुकेशन हासिल करनी है देन डेफिनेटली यू कैन गो देयर, बट फॉर बिजनेस पर्पजेज देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स एक्चुअली जिसको आपने कंसिडर करना होता है। अगर आप टूरिज्म के लिए जा रहे हैं बाहर, तो उसके लिए डिफरेंट फैक्टर्स हैं। आपकी जो डेस्टिनेशन पॉइंट है वो उसके अकॉर्डिंग्स होती है, स्टडी के अकॉर्डिंग्स आपकी प्रेफरेंसेस डिफरेंस होती हैं। तो इंडोनेशिया मैंने उसके लिए चूज़ किया। अब मैं सबसे जो इम्पोर्टेंट आके भाई फैक्टर है ना, जो मुझे बहुत लगता है कि यार ये मेरे लिए बेस्ट है जी, एक तो इंडोनेशिया के लोग मुझे बहुत अच्छे लगे। मैंने ज़बरदस्त। जब यूएस ट्रैवल किया, ठीक है। वहाँ पर मैंने लोगों के साथ बातचीत की, लोगों के साथ कम्युनिकेशन के थ्रू उनके साथ कुछ बिजनेस ट्रांजैक्शंस भी की, तो मुझे थोड़ा बहुत आइडिया हुआ। उसके कंपैरिजन में यूके जब गया, यूरोपियन कंट्रीज़ को मैंने देखा, तो यूएस, यूरोप, उसके निस्बत जो मैंने एशियन कंट्रीज़ में फार ईस्ट एशियन कंट्रीज़ को मैंने देखा, जिसमें इंडोनेशिया, मलेशिया है, तो यहाँ के लोग मुझे थोड़ा पोलाइट लगे। ज़बरदस्त। इनकी नेचर में, इनकी जो लैंग्वेज है उनमें थोड़ी सी पोलाइटनेस नज़र आती है, स्माइली फेस नज़र आता है। और मेरे ख्याल में बिजनेस के लिए आपको एक ऐसी नेचर के लोग ये सूट करते हैं। ज़बरदस्त। दूसरा मेरे लिए जो बहुत इम्पोर्टेंट था, मैं डेफिनेटली आपसे भी जानना चाहूँगा, क्योंकि आपके ज़रूर। भाई सिर्फ मैंने इंडोनेशिया को नहीं चूज़ किया, आपने भी चूज़ बिल्कुल, किया मैंने भी किया। है। तो उसमें मैं ये चाहता था कि मैं किसी भी कंट्री में मैं मूव करूं तो मैं वहां पर अपनी फैमिली को भी मूव कर सकूं। ज़बरदस्त। मेरे लिए वहां पर मैं अपने माँ बाप को बुलाना चाहूँ तो मैं अपने माँ बाप को बुला सकूं, अपनी ज़बरदस्त। मिसेस को अपने साथ लेकर जा सकूं। क्योंकि देखें, जब आप बात करते हैं यूएस की, बात करते हैं यूरोप की, बात करते हैं, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि आप खुद जाते हैं बिजनेस के लिए तो फिर अपनी फैमिली को भी इजीली मूव कर सकें। बिल्कुल। वहाँ पर वाइफ को भी बड़ी मुश्किल से आप स्पॉन्सर करके लेकर आ सकते हैं। इसी तरीके से सऊदी अरेबिया है, गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, उनमें भी मैंने देखा है, मेरे कई फैमिलीज़ के लोग वहाँ गए हैं, लेकिन वो अपनी 20-20 साला ज़िंदगी जो है वो अपनी मिसेज़ से दूर गुज़ार देते हैं, बिल्कुल। अपने बच्चों से दूर गुज़ार देते हैं, अपने माँ-बाप से दूर गुज़ार देते हैं। तो मेरे माइंड में ये था कि अगर मैंने एक अपनी ज़िंदगी के 28 या 30 साल मैंने जिस मुल्क को दे दिए, तो अब इससे मैं जाना चाह रहा हूँ, अपने फैमिली को मैंने दी, तो अब मैं अगर पाकिस्तान से निकलना चाह रहा हूँ, तो मैं किसी ऐसे कंट्री में जाऊँ, वहाँ मेरी ग्रोथ भी हो सही बात और है। मैं अपनी फैमिली को भी मूव कर सकूँ। तो ज़बरदस्त। मैंने ये नोट किया कि इंडोनेशिया आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी देता है जिसमें आप खुद भी मूव हो सकते हैं, अपनी मिसेस को, अपने बच्चों को, और अपने माँ-बाप के साथ-साथ अपने बहन-भाइयों को, बेसिकली आप अपना ख़ानदान तक जो है वो बेसिकली मूव कर आप सकते मूव कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ऐसा फैक्टर था जिसने मुझे
सोचने पर मजबूर किया कि यार इंडोनेशिया इज द राइट चॉइस फॉर मी। जबरदस्त बाकी डेफिनेटली देयर आर मेनी अदर फैक्टर्स एज वेल, बट आई वुड लाइक कि आप भी उस पर थोड़ी सी रोशनी डालें। जबरदस्त। सो हम एक गुफ्तगू का जो है आगाज उस तरीके से ठीक है, करें। ठीक है। फैक्टर्स तो बहुत सारे हैं जी क्योंकि इंसान जब अपना फैसला लेता है मुल्क से निकलने का, अव्वल तो ये बहुत मुश्किल फैसला होता है। हमने इससे पहले भी एक वीडियो बनाई है, हमने उसमें लोगों को आगाह किया है कि यार आप अगर पाकिस्तान से निकलना चाह रहे हैं तो क्या फैक्टर्स आपको कंसिडर करने चाहिए। बहुत से लोग बहुत सारे फैक्टर्स नहीं करते, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ हमारे हवाले से है कि हमने क्यों ये डिसीजन लिया, तो इसमें जाहिर सी बात है वो फैक्टर्स जो हमारे लिए सबसे ऊपर है उनकी डिस्कशन ज़रूरी है। हमारे पास डेफिनेटली अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है, माशाल्लाह हमारे वालिदैन की दुआएं हैं कि हमारे पास बड़े अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल थे पाकिस्तान से निकलने के। बहुत से लोगों को यूएस का ऑप्शन बहुत बड़ा लगता है, इसलिए क्योंकि वो यूएस कभी गए नहीं होते या यूएस में बिजनेस नहीं किया होता या उनके पास कोई यूएस की लाइफ केस स्टडीज़ नहीं होती, वहाँ पर उनकी फैमिली नहीं होती। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारी चीज़ों में आसानियाँ थी। इसके बावजूद हमने यूएस के मुकाबले में यूके, इवन गल्फ़, इवन सऊदी अरेबिया, कतर, दुबई, ओमान, उसके मुकाबले में फिर मलेशिया के मुकाबले में हमने इंडोनेशिया को प्रेफर किया। अब मैं अपने कुछ फैक्टर्स बताऊंगा, ऑल्दो द लिस्ट इज़ लॉन्ग। ऐसा नहीं था कि 2 चीज़ें थी या 3 चीज़ें थी, जो 5 चीज़ें थी हमें अच्छी लगी, इससे ज़्यादा चीज़ें हैं जो अच्छी लगी हैं जिसकी वजह से हमें इंडोनेशिया अच्छा लगा। अच्छा लगने के बाद उसके बाद हमने बहुत सारा टाइम ऐसा गुजारा जिसमें बहुत से लोग और आए, फिर उन्होंने उन चीज़ों को एंडोर्स किया। मेरे लिए सबसे बड़ा फैक्टर रिलीजन है, रिलीजियस फैक्टर है सबसे बड़ा। मतलब मैं बाकी सारे फैक्टर्स को पीछे छोड़ के इसको ऊपर रखने के लिए तैयार हूँ। उसमें जो एक बेसिक एथिक्स होते हैं, बेसिक जो मामलात होते हैं, जो बेसिक्स ऑफ इस्लाम है, मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक ऐसा माशरा जहाँ पर धोखेबाजी, जहाँ पर झूठ, बेईमानी ये ना हो, मुझे ऐसा माशरा पसंद था बेसिकली। और मैं पाकिस्तान से निकलना चाह रहा था एक ऐसी जगह जाने के लिए जहाँ पर मैं अपने लिए और आने वाली नस्लों के लिए एक अच्छा माहौल छोड़ूं, जहाँ पर अच्छी प्रैक्टिसेस पाई जाती हों, जो एक इस्लामिक कंट्री हो। डेफिनेटली जब आप किसी भी कंट्री में मूव करते हैं आपको अपनी आइडियोलॉजी जो है ना उसको भी प्रोटेक्ट करना होता है। अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ सालों में एक बहुत बुरी हवा चली है वेस्टर्न कंट्रीज़ में, और जो लोग इस वक्त हमें यूएस से, यूके से, यूरोप से सुन रहे हैं उनको आइडिया है मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। एक बहुत बड़ा फितना आया है जिसके बाद LGBTQ की हवा चली है, उसके बाद फैमिलीज़ टूटी हैं आपस में, रिलेशनशिप्स के मसले आए हैं, ठीक है। ये ऐसी चीज़ है जिससे मैं अपने आप को सेफ रखना चाहता हूँ, ठीक है। और पाकिस्तान में भी अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ आ गई। अगर लोगों को आइडिया नहीं है, हमने तो चूँकि काफ़ी क्लोजली देखी है। मैं सोच रहा था ज़ाती तौर पे कि मुझे सऊदी अरब जाना चाहिए, क्योंकि सऊदी अरब बेसिकली एक मुसलमान के लिए सबसे ऊपर होता है। वो कहता है यार हरमैन शरीफैन से अच्छी जगह कोई नहीं है। लेकिन व्हेन यू गो डीप डाउन एंड यू वांट टू फाइंड आउट द वेज, द लीगल वेज व्हेन यू कैन गो देयर, वो बहुत कम है, ना होने के बराबर है। और जो ऑप्शन अभी वो निकाल भी रहे हैं वो इतने एक्सप्लॉयटेशन वाले हैं कि उसमें जो भी बंदा बिजनेस करने जा रहा है वो बंदा गवर्नमेंट को ही पैसे देते रहता है, वो अपने लिए कुछ नहीं कर पाता। और उसके भी 18 साल से ऊपर का बच्चा जो है ना, उसके अलग मसले हैं, उसकी अलग पॉलिसीज़ हैं, माँ बाप की अलग हैं, बहन भाइयों की अलग हैं। व्हेन यू पे सो मच एंड एट द एंड ऑफ द डे आपको स्कूलिंग के मसले हैं, स्कूलिंग में बहुत बड़े बड़े मसले हैं भाई। आप इसमें ज़ीशान उस्मानी साहब की चलो चलो सऊदी अरब चलो की वीडियो ज़रूर देखिएगा। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप देखें कि सऊदी अरब में अगर आप मक्का मदीना के अलावा किसी और जगह रहते हैं तो आपको ब्रिटिश स्कूल्स में, अमेरिकन स्कूल्स में बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। और उसके बाद पता चलता है कि वहाँ पर जो है ना ड्रग्स के मसले हैं, वहाँ पर आपके साथ पुलिस केस हो सकते हैं। इस तरह के मसले सुन के इंसान घबरा जाता है कि यार ऐसे मुल्क में तो नहीं जाना। हम तो इस्लाम के करीब होने के लिए जा रहे थे, पता चला यार इस्लाम से भी जो है ना करीब नहीं हुए, और पता चला यार अपने आप को किसी लीगल मसले में भी डाल दी। और सबसे बड़ी बात, मुझे डेफिनेटली ऐसे कंट्री में नहीं जाना था जो मुझे लॉन्ग टर्म रेजिडेंस या सिटीजनशिप का ऑप्शन नहीं दे रहा। इंडोनेशिया ऑन द अदर एंड इन चीज़ों के हवाले से बहुत ऊपर है बाकी सारे कंट्रीज से। एक और बड़ा फैक्टर होता है रिजवान भाई, जो मेरा ख्याल है बात करना ज़रूरी है। बहुत से लोग यूएस में जब कोई सैलरी देखते हैं, कोई इनकम देखते हैं, वो कहते हैं कि $5,000, $10,000, $5,000 देखकर ना हम लोग कहते हैं ओ भाई 15 लाख रुपए पाकिस्तानी। बिल्कुल तो ऐसे ही। ये तो वो लोग हैं जिन्होंने यूएस नहीं देखा या यूएस के एक्सपेंसेस का आइडिया नहीं है। हमने तो यूएस को बहुत क्लोजली देखा। एग्जैक्टली। एक बंदा $3,500, $4,000 अगर महीने का कमा रहा है यूएस में, तो वो बड़ी ही एवरेज, बिलो एवरेज जिंदगी गुजारता है। ऑफ कोर्स। और अगर उसके घर में कोई मेडिकल का, कोई मॉर्गेज का, कोई गाड़ी का मसला हो गया, या उसने कोई गाड़ी वाड़ी ले ली है, इस तरह की कोई चीज़ ले ली, तो वो बेचारा तो $3,500 में सर्वाइव नहीं कर सकता। हम तो बिल्कुल ऐसे पाकिस्तान ही। में $4,000 सुनते हैं, 12 लाख रुपए बनते हैं, लेकिन यूएस में बेसिक मिनिमम पे भी जो है ना इससे ज़्यादा है। ऐसे ही है। तो इसलिए कंट्री ऐसा भी सिलेक्ट करना ज़रूरी था कि जहाँ पर आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत कम हो। ऑफ कोर्स। और चूंकि पाकिस्तान के अंदर हम जिस खर्चे में रहते हैं, कमोबेश अगर उस खर्चे में हमें कोई और मुल्क मिल जाए विद बेटर लाइफ स्टाइल, with more safety, with closer to nature environment, Of with course. better opportunities to practice your religion, and most importantly best business opportunities. ऐसा नहीं है कि all of this is coming at the cost of business opportunities.
सिंस वी डिड नॉट मूव फॉर बिजनेस फॉर जॉब, वी मूव्ड फॉर बिजनेस। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट था कि जहाँ हम जा रहे हैं वो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ कितनी हैं। अच्छा, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ होती हैं, ये बात भी समझने की ज़रूरत है मेरा ख्याल है। जी डेफिनेटली। बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हर उस कंट्री में होती हैं जहाँ आपको पावर मिल रही है। लोग ये बात नहीं करते, लोग ये बात करते हैं जहाँ पर माल महंगा बिक रहा है ना, वहाँ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ है। अब इस बात को भी ज़रा समझ लें। पाकिस्तान से आपने नमक उठाया, लेट्स से पिंक सॉल्ट की एग्जांपल लेते हैं, आपने उठाया लेट्स से $1 का 1 किलो, अब आप कहते हैं जी यूएस में ही $15 का $10 का बिक रहा है, तो ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। ऐसे उसमें आप ये नहीं देख रहे कि यूएस तक जाने के फ्रेट कितना है, इसमें ये नहीं देख रहे कि यूएस की एफडीए रिक्वायरमेंट्स कितनी है, यूएस जाने के बाद उसकी फुलफिलमेंट, उसकी स्टोरेज, उसकी मार्केटिंग, उसकी अदर कॉस्ट कितनी है। पता चलेगा आपको आखिर में $1 भी नहीं बच रहा होगा। ऐसे ही आप ये सोच रहे हैं कि $9 का प्रॉफिट है, मैं ये देख रहा हूँ कि कॉस्ट ही $10 है। ये बिल्कुल। बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं है। यूएस आप जाना चाह रहे हो, आज पाकिस्तान से आपने एक कंटेनर भर के भेज दिया नमक का, आप वीजा लगवाने जाओगे, 1 साल तक आपको यूएस की अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी। ऐसे ही ये तो कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं बिजनेस अपॉर्चुनिटी ना। कि आपका माल चला गया है, अब आप अपना माल लेने भी नहीं जा सकते, माल बेचने भी नहीं जा सकते, वहाँ की एनवायरनमेंट देखने भी नहीं जा सकते, 1 साल तक आपने इंतजार करना है। ऐसे ही मैं समझता हूँ कंट्री वो अच्छा, बिजनेस वो अच्छा जिसमें आपका कंट्रोल है। इंडोनेशिया के अंदर यू कैन कम, यू कैन लिव, you have the rights to work here, rights to do business here. You have a company, you have a powerful company that has legal power to do business, to operate business, to hire employees. आपके पास ये असल चीज़ है जो मुझे लगता है इंडोनेशिया जो दे रहा है। बाकी ममालिक अभी इस वक्त एक तरह से एंटी पाकिस्तान हो चुके हैं या एंटी इमिग्रेंट हो चुके हैं, टू बी वेरी स्पेशल, टू बी वेरी जेनेरिक, एंटी इमिग्रेंट हो रहे हैं। वेस्ट के अंदर भी एक वेव चल गई है। अभी कल की बात है, लंदन में बहुत ज़्यादा लोग निकले हैं, हज़ारों की तादाद में लोग निकले हैं एंटी इमिग्रेंट्स प्रोटेस्ट करने के लिए। ऑस्ट्रेलिया में रिसेंटली निकले हैं, जापान में निकले हैं, जर्मनी, स्पेन, इटली से भी सिमिलर खबरें आ रही हैं, यूएस से सेम खबरें आ रही हैं। तो ऐसे ममालिक जो इमिग्रेंट को आने पर तंग कर रहे हैं, पॉलिसीज टाइट कर रहे हैं, वो आपको वहाँ पर क्या बिजनेस करने देंगे, वहाँ पर आपको क्या ग्रो करने देंगे। आपने 5 साल लगा के एक जगह कारोबार किया, आपको एक कैप से ऊपर जाने ही नहीं देंगे। बिल्कुल ऐसे ही। सिमिलरली मलेशिया में भी ये सिचुएशन है जहाँ पर मिनिस्टर साहिबा जो है ना वो असेंबली में खड़ी होकर कह रही है कि यार फॉरनर्स यहाँ के शादियां करें कारोबार करने के लिए, तो आप फॉरनर्स को शादी करने के बाद कारोबार करने पर भी लिमिट करो, लिमिट कर रहे हैं। तो आपके लिए ऑप्शन ही नहीं छोड़ रहे कि आप किसी और मुल्क में जाके कारोबार कर सको। तो मेरे लिए ये कुछ फैक्टर्स थे जिनको मैं अगेन समराइज कर दूं। तो एक रिलीजियस फैक्टर था, दूसरा था कि यार मैं जिस मुल्क में जा रहा हूँ उसमें मेरे पास पावर कितनी है, तीसरा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज कितनी है। तो इंडोनेशिया के ना सिर्फ लोग अच्छे हैं, एक तो होता है कि इंसान अच्छा है अपने लिए अच्छा है, ये आने वालों के लिए अच्छे हैं, दे आर वेरी वेलकमिंग। एंड मेरा ख्याल है इस तरह की लिस्ट भी आ चुकी है दुनिया के मोस्ट फ्रेंडलीस्ट कंट्रीज, और एक्सपैट नेशन के नाम से जो है ना उनकी एक रिसर्च भी हुई है और उन्होंने उसमें इंडोनेशिया को टॉप रेट किया है कि आप इंडोनेशिया के लोग एक्सपैट्स के लिए बहुत अच्छे हैं। दूसरा कि भाई हम तो क्योंकि इंडोनेशिया में रह रहे हैं, हम डेफिनेटली इसको फील भी करते हैं। इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि किसी न्यूज़ में कोई आर्टिकल आ गया, तो ये तो हम यहाँ देखा हमने लोग कितने फ्रेंडली हैं, चाहे एयरपोर्ट पर देख लें, पब्लिक पार्क्स में देख लें, किसी भी जगह हम जाते हैं, रेस्टोरेंट्स में देख लें, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कैसी है, तो हमें बड़े फ्रेंडली नेचर के। अच्छा, कई दफ़ा ना लोग ये परेशान होते हैं जी कि इंग्लिश उनको थोड़ी बहुत आती है तो वो यूएस चले जाएं, यूके चले जाएं, तो लैंग्वेज के बैरियर्स हैं इंडोनेशिया में। तो हमने वहाँ पर भी देखा है, इवन देन ऐसे पाकिस्तानी हैं वहाँ यूएस में भी उनको लैंग्वेज के बैरियर्स आते हैं। और इंडोनेशिया को अक्सर लोग सोचते हैं जी कि हमें इंडोनेशियन भाषा नहीं आती, तो मैंने इन लोगों को आके भाई इतना फ्रेंडली पाया है कि ये आधा आधा घंटा आपकी प्रॉब्लम को सुनते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये जो एक होती है ना नेचर के किसी को समझने की कोशिश करना, बिल्कुल वो मैंने दुनिया में बहुत कम लोगों में पाई है और वो मैंने इंडोनेशियंस में पाई है। बिल्कुल। अच्छा, इसमें जो और कुछ फैक्टर्स हैं जिनको मैंने कंसिडर किया था मूविंग टुवर्ड्स इंडोनेशिया। एक तो आकिब भाई आपको पता है हमारी स्टडीज़ अल्हम्दुलिल्लाह वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट IBA कराची से भी हुई हैं, पाकिस्तान में भी हम एक अच्छे इदारे से पढ़े हैं, फिर अल्लाह ने मौका दिया हार्वर्ड का भी, इंपीरियल कॉलेज लंदन का भी। तो हमारी बेसिक जैसे फैमिली भी थी, उसमें भी यही था कि यार बेटा रिज़्क तो सब लोग कमा रहे हैं, लेकिन आपने ऐसा करना है कि हलाल होना चाहिए। हमारी प्रायोरिटी में था कि रिस्क ऐसा कमाएं जो हलाल होना चाहिए, वरना रिस्क तो सब कमा रहे हैं। बिल्कुल। दूसरा हमारे लिए था लीगल एस्पेक्ट्स को देखना। तो अब अगर हम बात करें जर्मनी की बात करें, कनाडा की बात करें, यूएस की बात करें, तो वहाँ पर बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ तो एग्जिस्ट करती हैं या बिजनेसेस की लीगलिटीज़ भी हैं, लेकिन वो कॉस्ट अगर उनकी देखी जाए तो बहुत हाई है। बहुत हाई है। मतलब एक आम आदमी पाकिस्तानी के लिए जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है या लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, तो उसके लिए फ़ौरन से यूएस जाना और वहाँ जाके सेटल होना और फिर बिजनेसेस को देखना कौन से बिजनेस वो कर सकता है, तो एक डिफ़िकल्ट टास्क था। बिल्कुल। जबकि एज़ कम्पेयर टू दैट इंडोनेशिया आपके सामने है, ऑलमोस्ट
$2,000 से स्टार्ट होती है स्टोरी और ऑलमोस्ट $3,000-4,000 के अंदर अंदर जी आपकी जी पूरी की पूरी फैमिली यहाँ मूव हो सकती है। आप यहाँ पर अच्छे बिजनेस रजिस्टर्ड कर सकते हैं, कंपनी फार्मेशन की कॉस्ट और बिल्कुल सारे रेजिडेंट्स की कॉस्ट, वीज़ा की कॉस्ट 2 इयर्स के लिए। तो इंडोनेशिया आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है जिसमें मैं ये समझता हूँ कि राइट नाउ अगर मैंने जितनी भी सर्च की है मलेशिया, स्पेन, तो मुझे इससे सस्ती ऑप्शन नहीं मिली, क्योंकि देखें ये बात भी अच्छी है। जो सेटअप रिलायबिलिटी कॉस्ट बहुत कम सेटअप है ना, कॉस्ट बहुत बिस्मिल्लाह कम है। करनी है आपने, पहला जी, स्टेप लेना है। तो बिल्कुल स्पेशली मैं सोचता हूँ यार यंगस्टर्स के लिए जो जी पाकिस्तान में 20 साल के हैं, 23-24 साल के हैं, वो किसी भी कंट्री में मूव होना चाहते हैं, सेकंड होम लेना चाह रहे हैं, जी तो उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो साथ साथ अपनी स्टडीज़ को लेकर आजकल तो देखें आकिब भाई, मैं ये समझता हूँ कि बिजनेसेस के डायनामिक्स टोटली चेंज हो चुके हैं। बिल्कुल नाउ वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स ई कॉमर्स और इंडोनेशिया वन ऑफ द बिगेस्ट ई कॉमर्स मार्केट्स इन द वर्ल्ड कंसिडर बिल्कुल सही होती है। बात है यहाँ के जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं जी जैसे टिकटॉक है, टोकोपीडिया, लाज़ादा, शॉपी है। टिकटॉक आप ये कंसिडर करें, मैंने आपको बताया भी था लास्ट टाइम भी, हमने इसके ऊपर डिस्कशन भी की थी कि सेकंड लार्जेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड कंसिडर हो रही है और इंडोनेशिया ऑलमोस्ट के अंदर जी कैसे जी और ऑलमोस्ट $8 बिलियन से लेकर $10 बिलियन का इनका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है जी जी जस्ट ई कॉमर्स के थ्रू। और ओवरऑल अगर हम बात करें अदर प्लेटफॉर्म्स का, टोकोपीडिया, शॉपी, लाज़ादा का, तो वो तो रिमेनिंग अदर प्लेटफॉर्म्स हैं। बिल्कुल बेसिकली ये टोटल जो टिकटॉक की अगर देखें तो वो मार्केट शेयर का 11% लेकर बैठा है, जी बाकी 89% अदर प्लेटफॉर्म्स हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अब डायनामिक्स भी चेंज हो चुके हैं। देखिए आफ्टर कोविड अब लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि वो घर से बैठ के परचेजिंग करें और बिल्कुल बिजनेसेस को बिल्कुल और ईज़ मिल जाती है। तो इसलिए भी मुझे ये इंडोनेशिया बहुत अट्रैक्ट करता है। मेरे घर पे इवन के जो राशन आता है, वो आटा मंगवाना हो, दाल चावल घी, ये भी हम ऑनलाइन जो है वो टिकटॉक से परचेजिंग आते करते हैं हैं, टिकटॉक टिकटॉक से, से आते हैं। तो बहुत ईज़ है। हम्म। अच्छा, इसके साथ साथ मेरे लिए जो इम्पोर्टेंस थी ना कि मैं सेफ्टी एंड सिक्योरिटी बहुत है, क्योंकि बिल्कुल आपको पता है कि भाई इंसान कमाता है, एजुकेशन हासिल करता है, लेकिन अगर उसकी लाइफ सिक्योर नहीं है, सही बात है उसकी फैमिली सिक्योर नहीं है, उसके रिलेटिव सिक्योर नहीं है, हम्म। तो मेरा नहीं ख्याल कि फिर आदमी जो है वो अ, कोई ऐसा फैसला ना ले। सही बात तो है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि यूएस इज द सेफ कंट्री, बट आके भाई हम्म। आपको पता है आधा नहीं नहीं घंटा भी अगर लाइट चली जाए नहीं कितनी तो चोरियां हो कितने जाए चोरियां हो जाती हैं, ये इसके स्टैट्स मौजूद है। यार, वो तो स्टैट्स को छोड़ें, हमारा जी, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस भी मौजूद है। एक्सपीरियंस मौजूद है, हम जब यूएस में गए मैंने जिंदगी में अपने आप को सबसे ज्यादा अनसेफ जो महसूस किया ना, वो रात को न्यूयॉर्क की गलियों में घूमते गलियों हुए बिल्कुल महसूस ऐसे ही है। किया। और ये बात और मेरा ख्याल है बताना जरूरी है। जी जी जो लोग अभी तक यूएस नहीं गए, आप जी किसी भी यूएस वाले से पूछ लें, जितनी भी मशहूर जगह हैं, लॉस एंजलिस है, सैन फ्रांसिस्को है, न्यूयॉर्क है, वहाँ होमलेस कितने हैं। जी यूएस का हाउसिंग क्राइसिस एक दफा आप गूगल पे सर्च करके जरूर देख लीजिएगा। वहाँ जितने लोग रोडों पे सो रहे हैं ना, आपको चलते हुए वो आपके साथ क्या क्या कर सकते हैं आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है। और वहाँ पर अब जो वीडियोस आ रही हैं वो बहुत हॉरिबल हैं। जिस तरीके से वहाँ पर नशा आम हो चुका है रोडों पे होमलेस लोगों के अंदर, मेरा ख्याल है मैंने तो यूएस को सेफ नहीं पाया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं अपना बिल्कुल जाती एक्सपीरियंस अगर आपको बताऊं, सेम है आके भाई, और ना ही सेफ पाया है और ना ही पाकिस्तानियों के लिए फ्रेंडली पाया है। फ्रेंडली पाया है, एक रेसिज्म का एक एलिमेंट मैंने पाया है। बिल्कुल आप तो डेफिनेटली। कह रहे हैं यूएस, मैं तो हार्वर्ड के अंदर आई फेस्ड इट, या तो इट्स नॉट लाइक वी आर बीइंग वेलकम्ड ओवर देयर। मेरा ख्याल है ये इस पॉइंट के साथ ये बात ज़रूर डिस्कस करना ज़रूरी है कि इंडोनेशिया के अंदर मुझे एक बड़ी यूनिक चीज़ नजर आई जो बाकी ममालिक में नहीं थी, और वो बहुत बड़ा डिफरेंशिएशन फैक्टर है, और वो ये है कि इंडोनेशिया के अंदर पाकिस्तानियों की इज्जत है। एब्सोल्युटली, ये बात ये आप किसी बिल्कुल मुल्क ठीक के है। बारे में नहीं क्लेम कर सकते जी जितनी इज्जत हमारी पाकिस्तान की इंडोनेशिया के अंदर है। उसकी वजह क्या है, जरा वजह समझते हैं। मेरा ख्याल है इसकी 3-4 वजूहत जी हैं। जी पहला एस्पेक्ट है हिस्टोरिकल, राइट क्योंकि जब सुकार्नो हत्ता साहब ने इंडोनेशिया को इंडिपेंडेंस दिलाई थी, हमसे थोड़ा पहले इनकी इंडिपेंडेंस हो गई थी, तो यहाँ पर अटैक हो गया था। ठीक है, इनको जिन जिन लोगों से इन्होंने आज़ादी हासिल की, जापानीज ने इधर अटैक कर दिया। तो उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने कायद आज़म साहब से मदद मांगी, तो कायद आज़म साहब ने अपनी फौज भेजी यहाँ पे। ऐसे उसके बाद उन फौजियों ने आगे यहाँ पर इनको आज़ादी दिलाई, और उसके बाद से ये लोग एहसान मानते हैं कि पाकिस्तान ने हमारी मदद की हमें इंडिपेंडेंस दिलाने में। बिल्कुल ऐसे ही ये है। नंबर 1 एलिमेंट है। नंबर 2 एलिमेंट ये है कि यहाँ पर इस्लाम का रुझान काफ़ी ज़्यादा है।
बड़े शहरों के अलावा बाकी जगहों पर तो इस्लाम वैसे ही बड़ा ज़्यादा है, बड़े शहरों में भी बड़ा रुझान है, लेकिन इधर जो रुझान है वो किस चीज़ का है, इस्लामिक एजुकेशन हासिल करने का। और पाकिस्तानी मदारिस की मैं आपको ये बात बता दूं, पाकिस्तान के अंदर इस पर कोई बात नहीं करता, हमारे मदारिस माशाल्लाह इस लेवल के हैं कि दुनिया भर से लोग वहाँ पढ़ने आते हैं। और इंडोनेशिया में जो उनका काबिल बच्चा है, जैसे हम कहते हैं ना यार, हम पाकिस्तान के अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अल्लाह की देन है कि हम कहते हैं कि हम अगर काबिल लोगों में से थे तो अल्लाह ने हमें, मुझे जिस तरह अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने IBA में फुल स्कॉलरशिप पे एजुकेशन हासिल करने का मौका दिया। मैं हार्वर्ड गया, तो मैं समझता हूँ हमारे यहाँ जो काबिल आदमी है वो अमेरिका चला गया, UK चला गया जी पढ़ने, ऑक्सफोर्ड चला गया जी, कैम्ब्रिज चला गया। इनका जो काबिल बच्चा है वो पाकिस्तान चला गया जी मदरसे में पढ़ने के लिए। ये जी। बात समझिएगा, हम ऐसे ऐसे सर्कल्स में गए हैं बिल्कुल जहाँ पर ऐसे ही हमने है। इदारों के हेड को पाया। जो इस्लामिक इदारा था उसका हेड जो है वो पाकिस्तान से पढ़ के आया है। अब हैरत होती है कि यार एक पाकिस्तान से पढ़ के आने वाले बंदे को इतनी इज्जत। उससे हमें आइडिया हुआ कि इन लोगों के लिए पाकिस्तान एक नॉलेज सेंटर है, एक हब है। एग्जैक्टली। एक आ गया, पहला रीजन आ गया हिस्टोरिकल, दूसरा आ गया इन लोगों की रिलीजियस। एस्पिरेशन या रिलीजियस रीजन। रिलीजियस रीजन में तीसरी चीज भी है, वो ये है कि हमारे यहाँ पर पाकिस्तानी आबादी बहुत कम है। टोटल आप समझ लें कि कोई 5,000 पाकिस्तानी है इस मुल्क में। 5,000 तो आपको अफगानी कराची के एक छोटे से इलाके में मिल जाएंगे, आप इस तरह से समझें। तो 5,000 पाकिस्तानी है 30 करोड़ की आबादी में, 28 करोड़ की आबादी में। और वो जो पाकिस्तानी है वो या तो यहाँ पर शादी करके बैठे हुए हैं, वो भी एक अच्छा मुहज़्ज़ब काम है। दूसरा यहाँ पर कारोबार कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ई-कॉमर्स, इस कैटेगरी के अंदर। तीसरा है तबलीगी, जो पाकिस्तान से दावत और तबलीग की नीयत से आता है और यहाँ आकर इन लोगों से रिलीजियस एस्पेक्ट्स पे बात करता है। तो इनके दिमाग में अभी तक हमारा बहुत अच्छा इमेज है, विच इज़ अ वेरी बिग फैक्टर फॉर मी बाय द वे, राइट। कि ऐसे मुल्क में जाया जाए जहाँ हमारा इंप्रेशन ख़राब ना हो। अब मैं, अल्लाह का शुक्र है, अगर मैंने काम किया, मैंने पढ़ाई की, मैं अगर नेकी से काम करना चाहता हूँ, ये बातें तो बाद में साबित होंगी भाई। बिल्कुल ऐसे मैं ही जब है। इमिग्रेशन ऑफिसर के सामने खड़ा हूँ, वो ग्रीन पासपोर्ट देखकर मुझे जो है ना भरगड़े में रख देता है, कहता है कमरे में आओ, वहाँ पे सवाल होंगे। मैं किसी से कारोबार करने जाता हूँ, उसको पता लगता है मैं पाकिस्तानी हूँ, वो मुझे मिसट्रीट करता है। इन चीज़ों के बाद वो मुझसे बात करेगा तो उसको आइडिया होगा कि यार नहीं, मैं आई एम नॉट वन ऑफ देम। ऐसे ही है। इंडोनेशिया के अंदर आपको पहले दिन से एडवांटेज है कि ऐसे ही आप उनकी नज़र में बहुत बेहतर हो। तो ये मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटिव फैक्टर है उस बंदे के लिए जो बिजनेस करना चाहता है, कि आप जिस बंदे से मिलने के वो आपको अपने आप से बेहतर समझ रहा है। इसी में मैं एक और बात करना चाहूंगा, जी फिर जी मैं चाहूंगा आप इसमें जी बताइएगा। बिल्कुल। यहाँ पर लुक्स वाला फैक्टर भी है। लुक्स। ये लोग हमें समझते हैं बिल्कुल। हैंडसम। अब ये आप भी बताएंगे, मैं भी, जी वैसे जी मेरे साथ भी हो चुका है। चलते हुए रास्ते में हमें लोग आवाज लगाते हैं यू आर हैंडसम, अपनी जबान में कहते हैं कामगानतन, लेकिन मकसद क्या है? इन लोगों के तो हमारी नाक अच्छी लगती है, हमारी दाढ़ी अच्छी लगती है। इन लोगों के ब्यूटी स्टैंडर्ड में जो पीक पे है वो पाकिस्तानी है। तो अब आप सोचें, वो आपको अपने से बेहतर इंसान भी समझ रहा है, बेहतर किरदार भी समझ रहा है, बेहतर लुक भी समझ रहा है। बिजनेस करने के लिए आपको इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? आप किसी कमरे में जाते हैं कोई ट्रेड डील करने के लिए, कोई नेगोशिएशन करने के लिए, वो आपको अपने आप से बेहतर परसीव कर रहा है। आपकी नेगोशिएशन तो 50% डन हो चुकी है, बाकी 50% की आप तैयारी करें और आप अपना काम करें। तो मेरा ख्याल है मैंने कुछ बातें बताएंगे, मैं चाहूँगा आपसे भी सुनूं कि यार और क्या क्या फैक्टर्स थे जिनकी वजह से आपने यहाँ कंसिडर किया। जी बिल्कुल आकिब भाई, आपने बड़े ही अच्छे फैक्टर्स बताए हैं, क्योंकि आपको पता है एक रिस्पेक्ट एक ऐसा एलिमेंट होता है किसी भी शख्स के लिए बिल्कुल जो उसको एक सेटिस्फेक्शन देता है, बिल्कुल अट्रैक्शन देता है। तो हमने डेफिनेटली इंडोनेशिया में एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट देखा है, यहाँ बिल्कुल के लोग रिस्पेक्ट करते हैं। बिल्कुल और डेफिनेटली वो आपने फैक्टर्स भी उसके बताए हैं। अब मैं एक चीज़ के ऊपर भी रोशनी डालना चाहूँगा। मैं, क्योंकि आपको पता है, आप अगर याद करें तो हम जब आए इंडोनेशिया तो जकार्ता में हम आए, तो 1-2 दिन के बाद ही हम बाली चले गए। बिल्कुल तो एक बाली में हमने बहुत इंजॉय किया। आपको पता है बिल्कुल टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, बिल्कुल। ट्रैवल डेस्टिनेशन है। तो यहाँ का जो वेदर है ना वो मुझे बहुत सूट किया है, क्योंकि मैं एक्सट्रीम वेदर्स में रहने वाला इंसान नहीं हूँ। अक्सर आपको पता है पाकिस्तान का जो क्लाइमेट है वहाँ पर एक्सट्रीम वेदर्स देखे जाते हैं। गर्मियों में देखा जाए तो अबव 45 तक चला जाता है, और अगर सर्दियों पे चले जाएं तो वो फिर माइनस में भी चला जाता है। तो बिल्कुल मतलब गर्मियों में भी एक्सट्रीम गर्मी, सर्दियों में भी बहुत ज़्यादा सर्दी, तो बंदा ठंड से बीमार भी हो। ये बात तो है। तो वो जो मैंने देखा यहाँ इंडोनेशिया में थ्रू आउट द ईयर आपको एक बड़ा मॉडरेट सा क्लाइमेट मिलता है, बिल्कुल रेनी वेदर है, बिल्कुल हर दूसरे तीसरे दिन बारिश। और वो बारिश भी ऐसे नहीं जैसे पाकिस्तान में बारिश बारान जो है वो रहमत होती है, वहाँ पाकिस्तान में जैसे जहमत बन जाती है, यहाँ रहमत है। मतलब बिल्कुल इनका जो बारिश के जो अखराज है उसका इन्होंने बड़ा बेहतरीन इस्टेब्लिश बिल्कुल किस्म का इन्होंने निज़ाम तैयार किया हुआ है, जिसमें बारिशें होती हैं पता ही नहीं चलता, आधे घंटे के अंदर पानी पानी गायब, और पानी खड़ा भी नहीं होता। बिल्कुल तो मैं ये समझता हूँ जो वेदर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, क्योंकि इंसान का जो मूड है, बिल्कुल इंसान का वो उसके टेम्परेचर उसके वेदर के ऊपर रहता है। बिल्कुल ऐसी है। तो मुझे वेदर बहुत मॉडरेट लगा, जिसमें ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा सर्दी है, और हर दूसरे तीसरे दिन बारिश हो जाए, और हमें क्या चाहिए। सही बात तो अच्छा, वेदर
के साथ साथ मैंने आपको बताया मेरी तबीयत भी थोड़ी भी ख़राब हो गई, तो मुझे हॉस्पिटल भी जाना पड़ा, बिल्कुल क्योंकि यहाँ इंडोनेशियन फूड खाया फैमिली से दूर, इस तरह के चीज़ों से। तो जब मैंने यहाँ हॉस्पिटल गया तो मैंने उनका जो देखा, उनकी ट्रीटमेंट देखी आकिब भाई, तो मैंने ये डिसाइड उसी वक्त कर लिया था कि यार ये जो लोग जिस तरीके से इन्होंने मेरी ट्रीटमेंट किया है मुझसे मशवरा करते हुए और मुझे प्रॉपर तरीके से गाइड किया है कि मेरा प्रॉब्लम क्या आइडेंटिफाई हुआ है, तो मैंने ये डिसीजन कर लिया था उसी टाइम कि भाई दिस इज़ द परफेक्ट कंट्री फॉर यू, बिल्कुल ऐसे ही। बिकॉज यू नो मैं पाकिस्तान में अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स में भी गया हूँ। बिल्कुल जब तक आकिब भाई 30-40 वो टेस्ट ना करवा लेना बॉडी के कि उनको कोई बीमारी समझ नहीं आती। मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं पाकिस्तानी जो हेल्थ सिस्टम है उसको मैं डिग्रेड नहीं करना चाहता, लेकिन आप खुद भी इस एक्सपीरियंस से गुजरे होंगे, बिल्कुल। आपके फादर मदर गुजरे होंगे, तो कई दफ़ा डॉक्टर्स कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है। मैंने आकिब भाई अपने मामू की लाइफ जो है वो अपने हाथों में जाते हुए देखी है, क्योंकि मैंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को देखा है। अब राइट नाउ वी आर नॉट इनटू डिबेट कि भाई हम उस टॉपिक की तरफ चले जी, जाएं, जी। लेकिन आपको पता है बेसिक नेसेसिटी जो है बिल्कुल वो आपकी जो है ना वो पूरी होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल हेल्थ जो है उसमें बिल्कुल आती है, बिल्कुल। और सबसे अच्छा सिस्टम जो यहाँ पर हेल्थ का हमने देखा है वो इंश्योरेंस वाला है जी, कि इनका अपना अगर गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट का जो है बीपीजेएस के नाम से है, उसमें आप अगर अगर कार्ड बनवा लेते हैं तो इट्स तो वेरी इजी आपकी फॉर जो यू, है ना हेल्थ की जो प्रॉब्लम्स हैं, वो हेल्थ के बड़े जो आसानी से हो फाइनेंशियल्स सकता जो है। हैं जी वो जी भी सारे के सारे कवर हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो लेकिन अगर वेदर आपका कार्ड नहीं भी बना हुआ और जी आप जी इलाज कराने चले जाते हैं तो इलाज की क्वालिटी बहुत अच्छी है बहुत अच्छा और बिल्कुल कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि फॉरेनर आ गया तो उसका इलाज नहीं हो सकता। इनफैक्ट पूछा ही नहीं जाता, जी हमसे तो पूछा ही नहीं गया था। बिलीव मी, मेरे लिए जो इसमें भी आप तो ये कह रहे हैं ना उन्होंने इलाज अच्छे तरीके से किया था, क्योंकि बहुत से लोग इस वाले से अवेयर नहीं है कि हमें मल्टीपल टाइम्स हॉस्पिटल जाने का इत्तेफाक हुआ था क्योंकि तबीयत ज़्यादा ख़राब थी। जी तो मल्टीपल हॉस्पिटल्स में चक्कर लगा, जकार्ता के जी एक कोने से दूसरे कोने तक, इवन ऐसे तांगरंग की अस्पतालों में, मुख्तलिफ अस्पतालों में हम गए। उन्होंने आने के बाद सबसे पहले पूछा मसला, उन्होंने सबसे पहले उसका हल किया। ऐसे हल करने के बाद उन्होंने उस वक्त तक वेट किया जब तक चीज़ें स्टेबिलिटी की तरफ नहीं चली गई। बिल्कुल उसके बाद उन्होंने पूछा जी भाईजान आप कौन, ऐसे आप कहाँ से आए, आपका बिल इतना है, इसको आप ऐसे पे कर सकते हैं, इसको आप ऐसे ऐसे पे कर सकते हैं। बताने का मकसद ये है हम तो जिस मुल्क से आए हैं उस मुल्क में पैदा हुए हैं, उस मुल्क बिल्कुल का पासपोर्ट है, उस मुल्क का आईडी कार्ड है, और उस मुल्क ने हमें एक ये ऑप्शन पहचान कभी दी भी है। नहीं दी, जी ये जी ऑप्शन कभी भी नहीं दी कि यार हम अगर किसी बीमार को ले गए हैं वहाँ पर तो वो पहले बीमार का इलाज करें। जी जी हमारा मुल्क है, मतलब बिल्कुल हम वहाँ पैदा बिल्कुल हुए हैं, वहाँ से भाग नहीं रहे, जी जी वहाँ हमें ऑप्शन कभी भी नहीं मिला। और ये मैं ये नहीं कह रहा, मैं किसी छोटे शहर के किसी गांव की अस्पताल की बात कर रहा हूँ, बड़े मैं बड़े पाकिस्तान के अच्छे महंगे अच्छे तरीन अस्पतालों की हॉस्पिटल्स बात कर रहा बिल्कुल हूँ कि सबसे पहले आप जाकर एडवांस पैसे जमा कराते हैं। जी जी। और मैं तो कहता हूँ टेस्टों की लाइन नहीं खत्म होती जी जी। जब तक उनकी रिपोर्ट्स नहीं आएंगी। 2-2 3-3 दिन तक आप उनकी रिपोर्ट्स का इंतजार करते बिल्कुल रहते हैं, बिल्कुल। और इंसान की जो सेहत है वो कहाँ से कहाँ चली हाँ, जाती है। इसमें हमारा मकसद हरगिज ये नहीं है कि हम बोलें कि इनकी इनकी हेल्थ जो है वो दुनिया की बेहतरीन बेहतरीन हेल्थ हेल्थ ऐसी नहीं। डेफिनेटली। मैं ये नहीं कह हम रहा। यूएस में भी जी जी, यूएस अच्छी में भी थी, हमने, यूएस में भी मैंने यूज की लेकिन थी, यूएस में बहुत महंगी थी, महंगी बहुत बहुत थी। ज़्यादा महंगी जी थी। जी मैं ये नहीं कह रहा कि यार इनकी कोई दुनिया की सबसे अच्छी हेल्थ है, मैं ये सिर्फ इतना कहूँगा कि इनकी हेल्थ, देखो मेरे ख्याल से हेल्थ को अगर मैं मजीद जी डिफाइन कर लूँ वो ये है कि आपका केयर का लेवल क्या है। इन लोगों राइट के अंदर जनरली केयर का लेवल Care. बहुत अच्छा है कि यार ये इतनी केयर करते हैं कि इंसान आधा वहीं ठीक हो जाता है। अच्छा, अब इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं। मेरा ख्याल है जनरली हमारे ज़्यादातर फैक्टर हमने कंसिडर कर लिए हैं। एक दो फैक्टर्स मैं और बताना चाहूँगा जो कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे लिए बहुत ज़्यादा अहम थे। हमने इससे पहले मुख्तलिफ ममालिक में काम किया, पाकिस्तान से हम प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करते रहे, हमने बांग्लादेश में भी काम किया, हमने मलेशिया में भी किया, हमने सिंगापुर में भी किया, इंडोनेशिया में भी किया, यूएस में भी किया। हर मार्केट के अपने डायनामिक्स हैं, ज़ाहिर सी बात है, कुछ मार्केट्स के कुछ प्रोज हैं, कुछ कॉन्स हैं। यूएस मार्केट बहुत हाई वॉल्यूम, बहुत जो है ना हाई मार्जिन और जो हाई कंपटीशन मार्केट है रिगार्डलेस ऑफ द प्रोडक्ट। कुछ प्रोडक्ट्स में निशेज़ में स्पेस मौजूद है, कुछ में नहीं है, लेकिन जनरली दुनिया का हर बंदा अमेरिका जाना चाहता है। पाकिस्तानी भी जा रहे हैं, इंडियन भी जा रहा है, चाइनीज़ भी जा रहे हैं, नेपाली भी जा रहा है, बंगाली भी जा रहा है। तो अमेरिकन से इतना आपको कंपटीशन ही नहीं, आपको इन्हीं से कंपटीशन मिल रहा होता है। बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश चलता ही 100% एलसी एट साइड पे, अगर जो लोग एक्सपोर्टर हैं इस बात को समझ सकते हैं। वो कैश पे काम ही नहीं करता कि यार आपको एडवांस डाले। मलेशिया माशाल्लाह चलता है क्रेडिट के ऊपर, 3 महीने 6 महीने का क्रेडिट, आप खुशकिस्मत हैं तो 3-4 महीने में पैसे मिल गए, वरना आपको शायद ना मिले। इंडोनेशिया ने एक चीज़ में हमें हैरान किया है, वो ये चीज़ है कि यहाँ पर एडवांस पेमेंट पे काम होता है। अच्छा, जो लोग इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से वाबस्ता हैं वो इस बात को समझेंगे कि कभी भी आपको कोई बायर एडवांस पेमेंट नहीं करता, और वो भी 100% एडवांस, 100% टीटी आपके अकाउंट में आ जाए और आप काम करें। इंडोनेशिया ने हमें मल्टीपल टाइम इस चीज़ में हैरान किया है, हमें 100% एडवांस टीटी रिसीव हुई है, उसके अगेंस्ट हमने एक्सपोर्ट शिपमेंट्स की हैं। यहाँ हम जब मार्केट में उतरे, हमने प्रोडक्ट्स लेकर गए, हमने बायर से मिले, हमने उनको कहा जी आप पेमेंट टर्म्स क्या रखेंगे? वो कहते हैं माल लेकर आओ पैसे ले लो। अब हमें ना शुरू में बड़ा अजीब लगा कि यार ऐसा नहीं हो सकता।
लेकिन फिर हमने जब इस कंट्री में रहे, इस कंट्री के डायनेमिक समझे, तो समझ आया कि यार लेने वाला भी क्लियर है मेंटली, देने वाला भी क्लियर है। देने वाले को पता उसने स्कैम नहीं करना, फ्रॉड नहीं करना। मैं ये नहीं कर रहा 100% केसेस में, लेट से 80% केसेस में अच्छा है, 20% में आपको थोड़ा मुहतात होना पड़ेगा। जैसे अमूमन पाकिस्तान में जो मेरा एक्सपीरियंस है, 80% में मुहतात होना पड़ेगा, 20% चले यार आप बच जाएंगे। पाकिस्तान में और इंडोनेशिया में 80-20 का ही फर्क है। फर्क ये है कि यहाँ 80 ये है कि आपको कैश में काम हो जाएगा और इंशाल्लाह आपके साथ कोई ना कोई मसला नहीं होगा। लेकिन हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें बड़ी क्लियर रहीं। हमने यहाँ जितना भी काम किया, कम और बेश ज़्यादातर जो है ना हमारा काम बड़ा अच्छा रहा। तो यहाँ पर जो कैश वाली चीज़ है ना, मुझे लगता है कि उसमें मेरी सबसे ज़्यादा कंफर्ट बनी कि अगर आप कोई भी काम करोगे, आप माल लाओगे, आप पैसे ले लोगे, मार्केट में पैसा फंसेगा नहीं। और उससे भी आगे की बात यह है कि 2 सेक्टर्स हैं जो मेरी इंटरेस्ट के हैं और दोनों में मुझे अपॉर्चुनिटी नजर आई। एक है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, दूसरा है ई कॉमर्स। राइट। दोनों में मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा रूम नजर आया। मैंने यूएस मार्केट में ई कॉमर्स का काम किया है, अच्छा खासे लेवल पे किया है। मैं ज़ाती तौर पर इतना ज़्यादा मुतमईन नहीं हूँ जितना मैं इधर मुतमईन हूँ। राइट। हर बंदे के अपने डायनामिक्स होते हैं। मेरा मकसद ये नहीं है कि यूएस में ई कॉमर्स का काम अच्छा नहीं है। मैं ज़ाती तौर पर मुतमईन नहीं हूँ, मेरे कुछ और फैक्टर्स हैं। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से मेरे ख्याल से इंडोनेशिया से अच्छा कंट्री नहीं है। मैं दुबई को, मलेशिया को, कतर को, ओमान को, इवन सऊदी को इसके मुकाबले में खड़ा नहीं कर सकता। मतलब ये उससे बहुत ऊपर है, बहुत अच्छा है। इसको अगर आपने कंपेयर करना है तो इसकी कैटेगरी है यूएस की, चाइना की, इंडिया की। मेरा ख्याल है इसके अलावा और मैं किसी कंट्री को इसके साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट की लाइन में नहीं खड़ा करूंगा, क्योंकि इन लोगों ने अपनी इकोनॉमी खड़ी की है यार इंपोर्ट एक्सपोर्ट से। और किस लेवल के वॉल्यूम्स के प्रोडक्ट्स यहाँ से जा रहे हैं। जापान हाँ, जापान भी उससे अच्छा है, लेकिन जापान भी मैं समझूंगा कि कुछ दो सेक्टर्स हैं जिनमें बहुत अच्छा काम कर रहा है। राइट। मेरी थोड़ी सी इसमें जो मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ इस चीज़ की बुनियाद पर कर रहा हूँ। लेट्स से दुबई या सऊदी है तो इनकी एक ऑयल बेस्ड इकोनॉमी है। ऑयल को माइनस कर दो तो पीछे टूरिज्म थोड़ा सा है और फिर उसके बाद नजर ही नहीं आ रहा बाकी क्या है। ठीक है, इसी तरीके से जापान है तो ऑटोमोबाइल्स है, जापान है तो इलेक्ट्रॉनिक्स है। इसके अलावा देखो तो जापान में बाकी चीजें हैं लेकिन इतने बड़े लेवल की नहीं है। राइट। इंडिया है तो उधर बहुत वास्ट स्पेक्ट्रम है, 50 तरह के प्रोडक्ट्स हैं और हर प्रोडक्ट से, हर इंडस्ट्री से वो एक इकोनॉमी खड़ी कर रहा है। चाइना भी ऐसा ही है। इंडोनेशिया में भी बहुत वास्ट स्पेक्ट्रम है, $1.4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है और बड़ी जबरदस्त तरीके से डिवाइडेड है। तो इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा रूम है। एक बंदा अगर काम करने वाला है, ऑनेस्टी के साथ काम कर रहा है, अपने प्रोडक्ट को, अपने बिजनेस को ऑनेस्टी के साथ लेकर चलता है और सीरियस लेता है और रूल्स का ख्याल करता है, तो ये कंट्री उसको अच्छे तरीके से फैसिलिटेट कर सकता है। ये मेरा एक फैक्टर था। बाकी आप अगर कुछ बताना चाहें तो। बिल्कुल, डेफिनेटली आकिब भाई, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के ऊपर आपने डिस्कशन की है और ये डेफिनेटली मेरे माइंड में थे और हमने इसको कंसिडर किया है। और मेरे ख्याल में जो भी पाकिस्तानी है वो इन फैक्टर्स को डेफिनेटली कंसिडर करता होगा बिल्कुल किसी भी कंट्री में मूव करने से पहले, क्योंकि ये देखें कुछ डिसीजन हम डेली बेसिस पर लेते हैं। क्या खाना खा लिया, क्या कपड़े पहन लिए, वो आपकी डेली लाइफ को इम्पैक्ट कर रहे होते हैं। कुछ आपकी ईयरली बेसिस की लाइफ को इम्पैक्ट, और कुछ डिसीजन आपकी लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं, आने वाली नस्लों को इम्पैक्ट करते हैं। बिल्कुल। तो मैं तो यही समझता हूँ कि अक्सर लोग, अब इस्लाम में भी यही है कि आप अपनी औलाद के लिए पीछे विरासत में क्या छोड़ कर जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। और कुछ लोग जायदाद छोड़ जाते हैं, कुछ लोग अपने बिजनेसेस छोड़ जाते हैं, बिल्कुल, तो कुछ पैसा छोड़ जाते हैं। बिल्कुल। तो मैं ये समझता हूँ, पिछले कुछ अरसे में मेरी ये फाइंडिंग्स रही हैं कि भाई मैं ये सोचता हूँ कि हमें ये चाहिए कि हम अपनी औलादों के लिए जायदादें, तो ये सारी चीज़ें हैं ठीक है विरासत में, एक अच्छा पासपोर्ट छोड़ के जाएं, बिल्कुल, एक अच्छी नेशनैलिटी छोड़ के जाएं जिसमें उनके लिए ट्रेवल ईज हो सके। बिल्कुल। तो ये पासपोर्ट जो है ना, ये वाली पासपोर्ट वाली जो ऑप्शन है या परमानेंट रेजिडेंसी की ऑप्शन है, ये मुझे यहाँ एक सेफ एंड सिक्योर नजर आती है इंडोनेशिया में। तो इसलिए मैंने ये डिसाइड किया कि यार आई थिंक इंडोनेशिया इज द बेस्ट प्लेस फॉर अस टू मूव इन, और फैमिली को भी हम इस तरीके से मूव कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ एक जो बड़ा, मैं क्योंकि आपको बताया घूमने फिरने का बड़ा शौक रखता हूँ मैं, पाकिस्तान में भी तो ऑल ओवर द वर्ल्ड भी जब ट्रैवल किया है, तो मुझे ये एक बड़ा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन लोकेशन लगी है। मतलब मैं इस्लामाबाद से लाहौर की तरफ जाता हूँ ना, तो मेरे जो खर्चा है मेरा, उतने खर्चे में मैं अभी जकार्ता से मैं मलेशिया जा सकता हूँ। बिल्कुल जा सकता हूँ। ठीक है, शायद सस्ते में जी, सस्ते में। तो मैं अगर टिकट की प्राइस जो है ना 12-15 हज़ार रुपए में मैं यहाँ से मलेशिया जा सकता हूँ। इसी तरीके 12,000 रुपए में आप जकार्ता से कुआलालंपुर जा सकते हैं। इसी तरीके से 15,000 रुपए के अंदर अंदर मैं सिंगापुर जा सकता हूँ जी, और 10-12,000-15,000 रुपए के अंदर मैं बाली से ऑस्ट्रेलिया जा सकता हूँ।
उसमें शायद थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, लेकिन डेली फ्लाइट्स वहाँ चलती हैं, डेली फ्लाइट्स डिपेंड करता है आप ऑस्ट्रेलिया के किस सिटी में जा रहे हैं। जी, ये भी डिपेंड करता है। तो लेकिन ये है कि आप वियतनाम जा सकते हैं, यानी कि आप पाकिस्तानी कराची से इस्लामाबाद की फ्लाइट लेते हैं 25-30 हज़ार रुपए की, तो इससे कम में आप यहाँ पर 6-8 कंट्रीज ऐसे हैं जिनमें किसी में भी आप फ्लाइट करके जा सकते हैं। ये मेरे लिए बड़ी हैरान बात थी। मैं यही सोचता था, जैसे देखें कि मेरे पास कोई ऐसी प्लेस हो, जैसे अक्सर लोग ना यूरोप के शेंजन कंट्रीज को इसलिए भी प्रेफर करते हैं कि वो एक इधर कल उधर कंट्रीज जो है ना वो ट्रैवल। तो मेरे लिए ये एक था कि यार मैं किसी ऐसे कंट्री में हूँ कि कम से कम मैं वीकेंड्स अगर एंजॉय करना चाहूँ, बिल्कुल, तो मैं इजीली वीकेंड्स एंजॉय कर सकूँ, 2-3 दिन के विजिट पे जा सकूँ, नेबरिंग कंट्रीज में जा सकूँ। जी जी। तो और जो इनके साथ साथ जो मैंने इंडोनेशियंस को पाया है, मैंने कुछ उन दिनों, आज से 1-1.5 साल पहले की बात है, तो मैंने देखा है कि भाई हमारा जो पाकिस्तान है ना वो माशाल्लाह से बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन मैंने देखा है धमाका कुवैत में होगा या कतर में होगा, लेकिन पाकिस्तान डेफिनेटली वहाँ पर अपना पहुंचा हुआ होगा निज़ाम। वो ईरान में कुछ मसला होगा तो उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पर आएगा, अफगानिस्तान में कुछ हो रहा है उसका इम्पैक्ट, इवन चाइना में, यूक्रेन में, जहाँ भी यूक्रेन और रशिया की वार होगी उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पे आएगा। तो मैंने यार देखा कि अब इंडोनेशिया, दे आर वेरी इनोसेंट यार, दुनिया में कुछ भी हो रहा है दे डोंट केयर अबाउट, दे जस्ट आएगा तो एक बयान आ जाएगा ज्यादा से ज्यादा या। तो इनका बिजनेस से, इनकी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज की तरफ इनका रुझान है, काम से काम रखने वाले हैं। तो मुझे ये चीज बड़ी अट्रैक्ट की कि यार देखो, वो कहते हैं ना पाकिस्तान में, हमारे उस्ताद भी कहते हैं अपने काम से काम रखना चाहिए भाई। जी जी। तो ये लोग मैंने देखा है अपने काम से काम रखते हैं, और इसी वजह से ये लोग आगे। और अच्छा आगे भाई, आपको पता है जब हमने फर्स्ट टाइम जो अपना क्लाइंट लिया था 2018 में इंडोनेशिया से जी जी, तो हमने 2018 से जब हमने पहली कंसाइनमेंट की, शिपमेंट की इंडोनेशिया के लिए, तो उसी वक्त से मैं इंडोनेशिया को स्टडी करना शुरू हो गया था। बिल्कुल। तो उस वक्त जो ऑलमोस्ट उसकी जो ट्रेड थी या ट्रेड वॉल्यूम था, इट रियली शॉक मी ब्रदर, कि ऑलमोस्ट $320 बिलियन की एक्सपोर्ट करता था इंडोनेशिया। बिल्कुल। और ऑलमोस्ट $270 बिलियन, जो ऑलमोस्ट $550 बिलियन की इकोनॉमी है। देखें 550 की तो सिर्फ इंटरनेशनल ट्रेड है, इकोनॉमी तो 1400 बिलियन की। जी जी। तो आके भाई आप ये देखें, एक बड़ा सिंपल सा फार्मूला है कि अगर आप भीगना चाहते हैं तो आप सिंपल बारिश में खड़े हो जाए, आप भीगना शुरू हो जाएंगे। सही बात है। अगर आपको कोई खुशबू चाहिए किसी भी चीज की, तो आप मोतिये का फूल है उसके पास खड़े हो जाए, आपको एफर्ट नहीं करनी, आपको खुशबू आना चाहिए। तो मुझे ये लगता था कि यार मुझे अगर पैसा कमाना है तो मैं उस इकोनॉमी में बस बैठ जाऊं जाके। तो उस इकोनॉमी में बस आप जाएं, वहां सरवाइव करें। तो अगर उस इकोनॉमी में पैसा सर्कुलेट हो रहा है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपको भी शेयर मिलेगा। इसको ऐसे समझें कि कंपैरेटिव एनालिसिस अगर करें पाकिस्तान की एक्सपोर्ट के साथ अगर करते हैं जी, हमारा पाकिस्तान की आबादी कुछ 24 करोड़ की है, इनकी आबादी 28 करोड़ की है, ठीक है। तो डिफरेंस डबल या ट्रिपल का डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है 20-25% का। इंडोनेशिया की एक्सपोर्ट $320 बिलियन की है, तो पाकिस्तान की $32 बिलियन की है या $36 बिलियन की है। 10 गुना का डिफरेंस है सर, ऑलमोस्ट 10 गुना के साथ साथ जितना पूरा साल लगाकर पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है वो एक महीने में कर लेते हैं। एक महीने में कर लेते हैं, और एक महीने के साथ साथ अक्सर औकात एक प्रोडक्ट से कर लेते हैं। अभी जो उनका तेल है मिसाल के तौर पर, या कोल है, तो पाम ऑयल है, इनकी प्रोडक्ट्स, इनकी एक्सपोर्ट अच्छी खासी है, नियरली पाकिस्तान की एक्सपोर्ट के बराबर है। फिर पाकिस्तान इंपोर्ट करता है, हम कहते हैं पाकिस्तान बहुत ज्यादा इंपोर्ट करता है, 52-53 बिलियन की पाकिस्तान इंपोर्ट करता है जी जी। और ये लोग $290 बिलियन की इंपोर्ट करते हैं। तो तकरीबन कोई ना करते हुए 6 टाइम्स का डिफरेंस है यहाँ पर। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, पूरा पाकिस्तान मिलके हमारा जीडीपी जो है ना वो 300-350 बिलियन डॉलर के करीब है। पूरे पाकिस्तान की एक आमदन, कुल आप आमदन ले लें, जीडीपी खैर डिफरेंट होता है लेकिन फिर भी एक आमदन के तौर पे आप समझ लें, जीडीपी है पूरे पाकिस्तान का $350 बिलियन का। तो $350 बिलियन तो खाली जकार्ता करता है यहाँ पे अपने जो कंट्री को कंट्रीब्यूट कर रहा है, और ओवरऑल ये $1400 बिलियन की इकोनॉमी है। तो जाहिर सी बात है इकोनॉमी का बहुत बड़ा डिफरेंस है। अभी आपने यूरोप की बात की थी तो मैं थोड़ा सा 1-2 चीज़ें और हाईलाइट कर दूं। अगेन ये मेरे फैक्टर्स में से था। मैं यूरोप से ज़ाती तौर पर मुतासिर नहीं हूँ। अच्छा। क्योंकि मैंने थोड़ी सी तारीख पढ़ रखी है। जी जी, तारीख बिल्कुल। तो मैं उनके किसी भी चीज़ से मुतासर नहीं हूँ। अक्सर लोगों को शौक होता है पेरिस जाने का, यूके जाने का। आप यूके गए थे, मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं था और इत्तेफाक से अभी भी दिल नहीं है। जी जी। तो अगर एक इंसान ने घूमना है तो उसको क्या चीज़ पसंद है? मुझे नाम नहीं पसंद कि स्विट्जरलैंड चला गया, स्वीडन चला गया, स्पेन चला गया, फ्रांस चला गया। मुझे नामों से मुझे अट्रैक्शन नहीं है। लोगों को होती है कि मुझे नहीं है जी। ना मुझे इसकी है कि मैं पासपोर्ट पर ठप्पे लगवाऊं, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह बिजनेस कर रहे हैं, हमारी एक प्रोफाइल है, हम किसी भी कंट्री जाना चाहें वीजा लगवाएं, हम बिजनेस बैकग्राउंड के थ्रू हम जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है।
अब दिल नहीं कर रहा, आगे दिल किया तो शायद चला भी जाऊं। ऐसे इंडोनेशिया के अंदर जो चीज मुझे अच्छी लगी है वो ये है कि यहाँ पर 17,000 जजीरे हैं, जी 17,000 आइलैंड्स। मैं ये नहीं कहता 17,000 आइलैंड्स आप घूम सकते हैं या घूमे हैं, लेकिन इनके बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट स्पॉट्स हैं जो कि यूरोप से कुछ 10 गुना अच्छे हैं, एब्सोल्युटली और 10 गुना सस्ते भी हैं, 10 गुना सेफ भी हैं, एक्सेसिबल भी हैं। कोई वीजा की टेंशन नहीं, आप इंडोनेशिया बैठे हुए हो, अब वीकेंड पे घूमने निकल जाओ, हर ऐसे ही महीने घूमने निकल जाओ, ऐसे ही और बाय रोड जाओ, फिर बाय फेरी जाओ, बाय एयर जाओ, ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एक चीज तो ये मैंने डिस्कस करनी थी। दूसरा, बहुत से लोग कहते हैं जी इंडोनेशिया का पासपोर्ट इतना अच्छा नहीं, क्या जरूरत है जाने की। जी। ये भी एक एस्पेक्ट होता है, लोग कहते हैं कि हम अमेरिका इसलिए जा रहे हैं, यूरोप इसलिए जा रहे हैं। अक्सर लोग करेंसी देखते हैं ना, पाकिस्तान में करेंसी, इस पे भी थोड़ा करेंसी का भी एलिमेंट है, करेंसी को भी मैं डिस्कस करता हूँ। आई डोंट थिंक आई हैव अ करेंसी नोट राइट नाउ, मैं भी वरना दिखा देता। जी पहले मैं पासपोर्ट पे डिस्कस करता हूँ। देखिए, हम लोग जिस मुल्क से आ रहे हैं, पाकिस्तान से, हमें कमोवेश किसी भी अच्छे कंट्री में वीजा फ्री एंट्री नहीं है। हमें वीजे के थ्रू भी एंट्री बहुत मुश्किल है भाई। जो कंट्री हमें महीने में वीजा देते हैं हम शुक्र अदा करते हैं, जी और हफ्ते में जो देते हैं तो हम समझते हैं तो भाई बगैर वीजे के हमें एंट्री दे रहा है, इस तरह हमें लगता है। इंडोनेशिया आज की तारीख में भी कोई 90-92 कंट्रीज, आप कमोबेश 100 कंट्रीज हैं जहां आप आसानी से जा सकते हैं, वीजा फ्री है, वीजा ऑन अराइवल एंट्री है। तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा पासपोर्ट है। मैं कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान, आई डोंट वांट यूएस पासपोर्ट, मलेशिया पासपोर्ट, यूरोप पासपोर्ट के यार मैं 180 कंट्रीज चला जाऊं। देखें, जो बंदा थोड़ा सा ट्रैवल कर ले तो उसको आइडिया हो जाता है कि हर बंदे की प्रोफाइल भी मैटर करती है। मैं पाकिस्तान की अगर बात करूँ, पाकिस्तान में आप यूएस का वैलिड वीजा आपके पास, कनाडा का हो, यूके का हो, ऑस्ट्रेलिया का हो, तो आपको आधी दुनिया वैसे ही अवेलेबल है। आपकी एक अच्छी रेजिडेंस हो किसी अच्छे कंट्री में, आप रेजिडेंट हो, आप वहां से वीजा अप्लाई करें, आपकी पूरी प्रोफाइल चेंज हो जाती है। आपका स्टेटस मैटर करता है। पाकिस्तान में हम एक ऑर्डिनरी सिटीजन है, ग्रीन पासपोर्ट होल्डर है। इंडोनेशिया में आप एक बिजनेस की हैसियत से आए हैं, अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टर हैं तो आपका इन्वेस्टर का स्टेटस है। अब यहाँ से जब वीजा अप्लाई करते हैं सिचुएशन फ्लिप हो जाती है। वही यूएस, वही ऑस्ट्रेलिया, वही यूके आपको इजीली वीजा इशू करता है। तो डिपेंड्स ऑन वेयर यू आर, डिपेंड्स ऑन व्हाट इज योर प्रोफाइल, रादर देन कि आप ये सोचें एक कंट्री मुझे 180 कंट्रीज दे रहे हो। भाई आप अगर मलेशिया के या इंडोनेशिया के पासपोर्ट से अगर किसी भी कंट्री वीजा लगा रहे हैं, आसानी से वीजा मिल रहा है, तो टेंशन लेने की क्या जरूरत है। दूसरा, आपने कौन सा हर रोज उठ के दूसरे कंट्री में चले जाना है। तो बिजनेस वाले के लिए किसी कोई पर्पस होता है, कोई अपॉर्चुनिटी होती है, कोई मीटिंग होती है, कोई एग्जीबिशन, एक्सपो, कॉन्फ्रेंस होती है, आप उसके लिए आसानी से वीजा ले सकते हैं और जा सकते हैं। रहने के लिए इंसान को वही जगह सूट करती है जो जगह उसको ओन करे, ऐसे वो जगह जहाँ उसको पीस ऑफ माइंड हो, जहाँ कॉस्ट ऑफ लिविंग अच्छी हो, सस्ती हो, लोग अच्छे हो, माहौल सही हो। ये सब चीज़ें मेरा ख्याल है इंडोनेशिया एक परफेक्ट पैकेज है। बिल्कुल। और अब मैं आता हूँ मेरा ख्याल है आपकी करेंसी वाली बात पे, वो मेरा ख्याल है आप ज़्यादा बेहतर समझा सकेंगे करेंसी का क्या डिफरेंस है। और आगे भाई मेरे ख्याल में करेंसी को भी आप इस चीज़ को एक्सप्लेन करें। मैं करेंसी का इस तरह है कि इंडोनेशिया की जो करेंसी है, लोग कहते हैं जी बड़ी डाउन करेंसी, और कहते हैं जी इकोनॉमी बड़ी डाउन है। मैं समझता हूँ करेंसी से इकोनॉमी को जज करने वाला आइडिया भी बड़ा गलत है। ऐसा नहीं होता। आपने अगर करेंसी जज करनी है तो आपने अगर इकोनॉमी जज करनी है तो करेंसी के अलावा भी कई फैक्टर्स होते हैं। लेकिन करेंसी की अगर बात करें इंडोनेशिया की, यहाँ की डिनोमिनेशन जो है ना वो है 100,000 की, यानी कि सबसे बड़ा नोट है 1 लाख इंडोनेशियन रुपया का। जैसे पाकिस्तान में सबसे बड़ा नोट 5,000 का है, यूएस में सबसे बड़ा नोट $100 का है। अगर आप पूरे आसियान रीजन को देखेंगे, वियतनाम को देखेंगे, साउथ कोरिया को देखेंगे, इवन जापान को देखेंगे, ईरान की भी करेंसी डाउन जी जी जी, तो बहुत सारी कंट्रीज की ना करेंसी डाउन होती है। तो उसके आगे इतने ज्यादा जीरो लगे होते हैं, इंसान कहता है यार ये तो मैं पाकिस्तानी करेंसी से मैं अगर लगाऊंगा तो 1 रुपया जो है ना यहाँ के 60 रुपये बनेगा, तो ये तो भाई बहुत ही बेकार करेंसी है। मैं समझता हूँ ये गलत है। उसकी वजह क्या है, आपने यहाँ आकर 1 रुपये का आप क्या खरीद सकते हैं, यहाँ पर इंडोनेशिया में आपको 1 इंडोनेशियन रुपये का कुछ भी नहीं मिलेगा। वैसे 1 रुपये का नोट ही नहीं है, 1000 रुपए का, कम से कम भी जो नोट है वो है 1000 रुपये का। 500 रुपये का तो सिक्का है यहाँ पर, विच मीन्स कि इनका सबसे छोटा नोट 1000 रुपये का, जिसको ये कहते हैं 1 रिबू। 1000 इंडोनेशियन रुपया इज 1 रिबू। उस 1 रिबू का यहाँ पे क्या मिलता है जी? आपकी भाई उसका लॉलीपॉप भी नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता, भीख भी नहीं दे सकते आप, अगला ऑफेंड हो जाएगा। तो कम से कम पानी की बोतल भी 2 रुपए की या 2.5 रुपए की मिलती है या 3 रुपए की मिलती है। जी 3 रिबू लेकिन 3000 लेकिन अगर हम इसकी प्राइसिंग देखें, पाकिस्तान में पानी की बोतल कितने की मिलती है, कंपैरिजन करें, कन्वर्जन भी करें, तो पाकिस्तान में महंगी मिलती है और यहाँ सस्ती मिलती है। 35-40 रुपए की पानी की छोटी बोतल है, पाकिस्तान में तो 250 ml की मिलती है, यहाँ पे 500 ml की छोटी बोतल होती है। जी तो यहाँ पर 40-45 रुपए पाकिस्तानी की आपको मिल जाएगी। कहने का मकसद ये मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि यहाँ की जो करेंसी है, एक्चुअल करेंसी, वो थाउजेंड्स की डिनोमिनेशन में है, यानी कि 1000 इंडोनेशियन रुपया 1 रिबू, और वो यहाँ का 1 रुपया है। आप जहाँ भी जाएंगे प्राइस आपको 1 रिबू, 2 रिबू, 100 रिबू इस तरह लिखी हुई नजर आएगी। इसमें एक्चुअली देखा जाए तो इनका 1 रिबू पाकिस्तान के 18 रुपए के बराबर है। जी तो एक्चुअल करेंसी इनकी पाकिस्तान से 18 गुना बेहतर है, कम से कम। जी इसमें ना आपके भाई अक्सर लोग जब गूगल पे, क्योंकि जब सोचते हैं, सर्च करते हैं, सबसे पहले वो सर्च करते हैं कन्वर्जन रेट, डॉलर के साथ देखते हैं 281 रुपये आ रहा है, 283 रुपये आ रहा है।
पाउंड्स के साथ देखते हैं। अब जब वो इंडोनेशिया के साथ देखते हैं तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, यार इतनी ज़्यादा वहाँ से कमाएंगे भी तो यहाँ लाकर वो कुछ करेंसी नहीं बनेगी। तो वो आपने बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट बता दिया कि ये ज़ीरो लगे होते हैं एक्स्ट्रा। अच्छा, एक चीज़ मैं जो बताना चाहता हूँ इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, कि देखें आप ये इस चीज़ से जज ना करें कि किसके कितने ज़ीरो लगे हुए हैं कि उनकी करेंसी वीक है। आप करेंसी के जो देखा जाता है वो करेंसी की स्टेबिलिटी देखा जाता है अगेंस्ट डॉलर। आप देखें 5 इयर्स का ट्रैक देखें पाकिस्तान का करेंसी के साथ, यूएसडी के साथ और इंडोनेशियन करेंसी का, देखें आपको स्टेबिलिटी नजर आएगी। बिल्कुल 5 इयर्स तक स्टेबिलिटी। अब आप ये देखें जो 5 साल में इन्होंने मैक्सिमम जो फ्लक्चुएशन दिखाई है पाकिस्तानी 25-30 रुपए की है जी। और जबकि पाकिस्तानी करेंसी की जो फ्लक्चुएशन है ऑलमोस्ट मोर देन 100%। आपका जो मुझे याद पड़ता है 2018-19 की अगर हम बात करें तो डॉलर जो के अगेंस्ट 120-123 रुपए के करीब। तो अब वही चीज 281 पर आई हुई है, तो 100% से भी कई गुना ये करेंसी का जो है फ्लक्चुएशन आई है। और अगर आप ओवर द लास्ट पीरियड्स में देखें, स्टार्ट में मतलब ओवर 20 लास्ट ईयर्स में देख लें, 30 इयर्स में देख लें, जबकि इंडोनेशिया का अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको स्टेबिलिटी नजर आएगी। तो मैं ये समझता हूँ कि करेंसी का जो ज्यादा ताल्लुक वो उसकी स्टेबिलिटी के साथ है, ठीक है, ना कि हम उसको जीरोस के साथ कंसिडर करें। इसमें एक और फैक्टर होता है जिसको कहते हैं जीडीपी पीपीपी। जी, परचेजिंग पावर पैरिटी। अगर आप उसमें इंडोनेशिया को रैंक करेंगे पूरी दुनिया में तो 7th रैंकिंग पे आता है पूरी दुनिया में। जी बिल्कुल, कि यहाँ पर आप एक खास अमाउंट से $5,000 है, उसी $5,000 से आप दुनिया में क्या क्या चीज खरीद सकते हैं वर्सेस इंडोनेशिया में क्या क्या खरीद सकते हैं। तो असल चीज तो ये, आपने पैसा लेकर घर पे थोड़ी रखना है, आपने उससे कुछ खर्च परचेजिंग करनी है। आप अगर परचेजिंग कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा चीजें, और उसकी दुनिया में 7वीं बड़ी इकोनॉमी है इंडोनेशिया, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आप कम पैसों से ज्यादा चीजें खरीद सकते हैं। मिसाल के तौर पे $1,000 आप इंडोनेशिया लेकर आते हैं तो वो 16 मिलियन 16.5 मिलियन बनते हैं इंडोनेशिया के, जिसमें 3 बंदों की 3 ग्रेजुएट्स की तनख्वाहें निकल जाती हैं। आकिब भाई, मैं ये समझता हूँ ये उन लोगों के लिए एक ऐसी जगह है जो ई कॉमर्स से रिलेटेड है, जो बेसिकली उनका कोई ताल्लुक नहीं है किसी भी जगह के साथ। वो अर्निंग ऑनलाइन करते हैं, मंथली उनकी $2,500-3,000 की अर्निंग है। और मेरा नहीं ख्याल कि वो भी ज्यादा हो, लेकिन मिनिमम इतनी हो। और वो मेरा नहीं ख्याल कि $500-600 से ज्यादा उनकी यहाँ स्पेंडिंग हो पाएंगी, बाकी अयाशी भी हो जाएगी। ऐसे ही है, और बाकी सारी चीजें, कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है, फी बंदा आप समझ लें $300 से $500 में आप अच्छा वक्त गुजार सकते हैं। जी, डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस ऑफ लाइफ, योर लाइफस्टाइल, लेकिन इतने में अगर आप करना चाहें कर सकते हैं। अच्छा, मेरे माइंड में आकिब भाई एक फैक्टर और भी था। देखें, ये जो आपने बात डिस्कस की तो उसी से मेरे माइंड में एक चीज आ गई डिस्कस करने के लिए कि 17,000 जजीरों पर मुश्तमिल है इंडोनेशिया। तो मैंने जब ये देखा था, इसको स्टडी किया था, तो इसके जो जजीरे थे ना कि भाई डेफिनेटली कुछ जजीरों पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, कुछ पर नहीं करती। हाँ, ऐसे ही है। तो लेकिन जिन जिन जजीरों पे लाइफ एग्जिस्ट करती है वो सारे के सारे जजीरे इकोनॉमी में अपना रोल प्ले कर रहे हैं, किसी ना किसी प्रोडक्ट, किसी ना किसी। अब पाकिस्तान के कितने आप सिटीज देख लें, कितने प्रोविंसेस देख लें, किसका क्या इकोनॉमी में कितना रोल है, ये हमें इसको कंसिडर देखा। जबकि इसके जो जजीरे, फॉर एग्जांपल कुछ जजीरे ऐसे, मैं उसका नाम लेता हूँ बातम देख लें, उसकी नेबरिंग में सिंगापुर आता है, लेकिन उसकी ट्रेड वॉल्यूम देखेंगे तो $15 बिलियन की एक्सपोर्ट है, एक अकेले जजीरे बातम। जी, इसी तरीके से बाली को देखें, बाली ने अपने आप को एक प्रेजेंट किया है टूरिस्ट डेस्टिनेशन के ऊपर, और ये दुनिया में 4th नंबर पर आ रहा है ऐसी डेस्टिनेशंस में जिस पे लोग बार बार विजिट करना चाह रहे हैं। बिल्कुल, रीविजिट प्लेसेस में आ रहा है। तो अगर कोई ऐसी डेस्टिनेशन है दुनिया में जिसको बार बार देखा जाना चाहिए, बार बार विजिट करना चाहिए, तो मेरे ख्याल में उसमें काफी सारी ब्यूटी हो सकती है, वहाँ के लोग इतने अट्रैक्टिव हो सकते हैं जो उसको बार बार बुलाने पर मजबूर किए। वैसे भी सालाना 5 मिलियन से ज्यादा लोग आते हैं बाली में। जी, तो हर जजीरे ने अपने आप को, अभी हम जावा की बात करें, सुमात्रा की बात करें, पूरी इकोनॉमी समझ लें कि उसका वो है। जी, तो सुमात्रा आइलैंड देख लें, सारा ट्रेड वहां से हो रहा है। तो ये जितने भी आइलैंड्स हैं, मोस्टली लोग आइलैंड्स उनकी इकोनॉमी में बेसिकली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो मुझे ये लगता था कि यार हम किसी भी जावा में, अगर किसी भी आइलैंड में अगर हम चले जाते हैं तो इट मीन्स कि हम ऐसा नहीं है कि हम आइसोलेट हो गए हैं। हाँ, जैसा कि पाकिस्तान में ये देखा जाता है कि अक्सर रशिया को भी अगर आप देखें भाई, चाइना को देखें कि वहां पर उनके पास बहुत जमीन लैंड मौजूद है, लेकिन वो कल्टीवेटेड उस तरीके से नहीं हो पा रही, उसका मैक्सिमम बेनिफिट नहीं ले पा रहे। बिल्कुल ऐसी ऑस्ट्रेलिया का भी यही ऑस्ट्रेलिया का भी, कनाडा का ये चैलेंजेस है कंट्रीज के। यहाँ पर ये है, ये आपने अच्छी बात की, बहुत अच्छी बात की कि यहाँ पर ऑल्दो ये बहुत स्कैटर्ड है जी, ये आपस में कनेक्टेड भी हैं, काम भी कर रहे हैं, इनके पोर्ट्स बहुत ज्यादा हैं, रोड्स का नेटवर्क बहुत अच्छा है। ये तो खैर सारे फैक्टर्स हैं। हमने तो, मेरा ख्याल है बहुत कम ही लोग हैं जो पाकिस्तान से इंडोनेशिया आते हैं, कारोबार करने आते हैं, और वो इतना ट्रैवल करते हैं जितना हमने किया है। हम तो फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम हमने चीजें डॉक्यूमेंट नहीं की, हम काम करने पे फोकस कर रहे थे।
और अभी भी ये जो वीडियो बना रहे हैं एक्चुअली बड़ी कैंडिड सी वीडियो है, मेरा ख्याल है जितनी चीज़ें हम कवर करना चाह सकते हैं हमने की हैं। जी, अभी भी इसमें कुछ चीज़ें रहती हैं डेफिनेटली, लेकिन एक चीज और भी मैं आके भाई चाहूंगा, क्योंकि आपको पता है अल्हम्दुलिल्लाह कुछ टाइम एक यहाँ चीज़ मैं स्पेंड हुआ दिखाना है। चाहूंगा कि यहाँ पर फैमिलीज के लिए बड़ा कंडीसिव एनवायरनमेंट है। आपने हमारी वीडियो में देखा होगा, यहाँ बच्चों को कोई रोक टोक नहीं करता, बच्चे जहाँ भी हैं बच्चे बादशाह हैं। इवन के मसाजिद में नहीं, और ये अच्छी बात है यार। जी मुझे डेफिनेटली। जाती तौर पर आपको भी जी मसाजिद के अंदर कितना रोक टोक होती है, कितनी डांट डपट आपके होती भाई है। बच्चे आते हैं ना, एटलीस्ट आप देखें यहाँ मसाजिद यहाँ में मसाजिद बच्चे में आ बच्चे रहे हैं। आते हैं, फजर की अगर नमाज में आप मैंने बच्चों को जी देखा, जी तो बच्चे यहाँ बादशाह हैं। जी और बच्चे शरारत भी करते हैं, लेकिन बच्चे तमीज वाली शरारत करते हैं, तो ये भी एक फैक्टर है कि यार यहाँ पर जी जी बच्चों की बड़ी 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 जबरदस्त ऐसे ही तरीके से है, केयर की ऐसे ही। जाती है। दूसरा आके भाई देखें, हम पाकिस्तान में ना अक्सर देखा जाता है कि हम ऑल ओवर द वर्ल्ड जो दुनिया के लोग हैं उनसे कनेक्टेड नहीं हो पाए। जी उसकी रीज़न ये है कि हमारी टूरिज्म उस तरह से नहीं बढ़ पा रही। बिल्कुल हमारे इवन के नेबरिंग जो कंट्रीज़ हैं, चाइना की बात करें तो चाइना, आपको पता है जब हम यूएस में गए तो वहाँ चाइना टाउन बने हुए हैं। बिल्कुल बाकी कंट्रीज़ में भी आप देखें तो वहाँ बिल्कुल चाइना टाउन है, चाइनीज़ बिल्कुल की वहाँ पॉपुलेशन है। बहुत इवन के ज्यादा चाइना हमारे नेबरिंग में है, बिल्कुल बॉर्डर टच है, लेकिन हमारे पास उतनी चाइनीज़ की आबादी नहीं है। बिल्कुल इवन के देखें, जस्ट हम चाइना को भी अगर हम उनकी बात ना भी करें तो हम एक ऑल ओवर द वर्ल्ड देखें तो हमने लोगों से कुछ सीखा नहीं, क्योंकि लोग हमारे पास आए नहीं ना हम उनसे सीख सके। तो हमने दुनिया को जो दिया वो अच्छा नहीं नहीं दिया, दिया। सिंपल सी और बात हम ये है। जी, अब हम बाली की बात करते हैं, तकरीबन 12 मिलियन लोग यहाँ हर साल आते हैं। 12 मिलियन आके भाई कहना बहुत आसान है, लेकिन आप अगर इनकी 1 नंबर्स करोड़ की 20 बात लाख करें, लोग इंडोनेशिया में हर साल इंटर हो रहे हैं टूरिज्म के लिए आ रहे हैं। बाली में। तो अब आपका फॉर एग्जांपल एक आप बाली में अगर रहते हैं तो आपका इंटरेक्शन कितने कंट्रीज के लोगों के साथ है। आप ये सोचें कि ये दुबई, सऊदी अरब, ओमान, कतर, इन सब की आबादी मिला लें उससे ज्यादा लोग आते हैं यहाँ जी, पे और एक आकिब साल में। भाई कितना अच्छा प्लेटफॉर्म मुहैया कर रहा है इंडोनेशिया कि आप बाली में अगर आप महीना रहते हैं, 2 महीने रहते हैं, तो आपके लिए नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी कितनी है बिल्कुल। कि ऑल ओवर द वर्ल्ड के लोगों के साथ आप कनेक्शन पॉइंट बनता है। अच्छा, ये वहाँ तो मैंने कोई बाली ऐसी, में कैफेज भी देखे हैं जो बिल्कुल, ऐसी ये तो एक्टिविटीज हमारे पास करवा। केस स्टडीज मौजूद हैं। जी लोग जी, आते हैं, वो आके यहाँ पे अपने क्लाइंट से मीटिंग करते क्लाइंट्स की हैं, नए मीटिंग। क्लाइंट्स हंट करते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको कोई ऐसी प्लेस मिल सकती है दुनिया के ऐसी कंट्रीज में जहां आपको 100 से ज्यादा कंट्रीज के लोग वहां ट्रैवल के लिए आए, रिलैक्स करने के लिए आए, और वहां काम के आप लिए भी उनके साथ आते हैं, मीटिंग्स करें, काम के लिए भी बिजनेस आते हैं, मीटिंग। बिल्कुल तो कई दफा जो ट्रैवल विजिट्स होती हैं वो कन्वर्ट हो जाती हैं बिजनेस बिजनेस के मीटिंग्स में। अंदर। इसमें तो मैं थोड़ा ये सा और हाईलाइट करना चाहूँगा, जी जो डिजिटल बिजनेसेस हैं, चाहे ई कॉमर्स है, चाहे टेक है, डिजिटल मार्केटिंग है, अमेजोन सर्विसेज है, टेक सर्विसेज हैं। होता ये हम पाकिस्तान वाले ना, हम ये सोचते हैं जी हमने क्लाइंट को हंट करना है, हम यूएस चले जाएंगे, हम क्लाइंट को हंट कर लेंगे। आपका जो क्लाइंट है जिसको आप सर्विस दे रहे हैं, वो कोई टेक बिजनेस खड़ा कर रहा है, वो अपने आप को टाइम लोकेशन इंडिपेंडेंट करने के लिए आपको काम आउटसोर्स कर रहा है, तो वो अमेरिका में बैठ के महीने का 5-8 हज़ार $10,000 खर्च नहीं करेगा। वो सेम लाइफ या उससे बेहतर लाइफ अवेल करने के लिए बाली आएगा, $2-3 हज़ार में बेहतरीन यशी वाली जिंदगी गुजारेगा और यहाँ बैठकर अपने कंपनी को रन करेगा। और इसीलिए दुनिया भर के डिजिटल नोमैड्स का, टेक एंटरप्रेन्योर्स का, डिजिटल मार्केटिंग एंटरप्रेन्योर्स का हब बन चुका है बाली। जी। और सबसे बड़े नेटवर्किंग इवेंट्स, कॉन्फ्रेंसेस जी बाली में हो रही होती हैं। आके भाई दूसरा जो एक मेन फैक्टर होता है ना, देखिए हमने इकोनॉमिक्स पढ़ी है, बिजनेसेस पढ़ी है, हमें पढ़ाया गया है, बताया गया है। देखिए किसी भी कंट्री के अंदर एक इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स होती हैं जी जो आपका इकोनॉमिक रोल प्ले कर रही बिल्कुल, होती हैं। आपकी इलेक्ट्रिसिटी कितनी है, नेटवर्क स्टेबिलिटी, आपकी इलेक्ट्रिसिटी है नहीं है, क्या उसकी कॉस्ट है, बिल्कुल। आपकी जो ऑयल्स के रिजर्व्स हैं, पेट्रोलियम की क्या कॉस्ट है। अब जब हमने यहाँ पर देखा, आपको पता है कि हमने यहाँ अभी भी हम मेरे घर पे जो एसी लगे हैं, 2 एसी लगे हुए हैं, और वो 24/7 अगर नहीं भी चलते तो मैक्सिमम वही चलते हैं, क्योंकि पंखे तो घर पर नहीं है। बिल्कुल तो आप ये समझे पाकिस्तानी 7-8 हज़ार रुपये महीने का बिल आ रहा है, तो क्यों ना इंडस्ट्रीज जो हैं वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाती होंगी। बिल्कुल उठाती हैं, डेफिनेटली उठाती हैं। उसके अलावा पेट्रोल की बात करें तो ये पाकिस्तानी तकरीबन 200 रुपए के करीब करीब इसकी 180 जो 180, तो हमें वो सब्सिडाइज करने के बाद वो एक कार्ड जो मिला हुआ मिल है। जाता है। जी जी जी, अगर ओवरऑल देखे जाए प्राइस तो 190-195 के करीब करीब उसकी 1 लीटर की प्राइस है। सब्सिडाइज क्यों कर रही है गवर्नमेंट? हमारे यहाँ तो सब्सिडाइज नहीं करती। ये क्या सर है यहाँ पे? ये थोड़ा सा बताएं ना। डेफिनेटली क्यों, वो डेमोक्रेसी है ना कि भाई, बिकॉज द पीपल जो है, जो गवर्नमेंट है, इट इज फॉर द पीपल, you know, By the people, by the from the people, people. from the people, so they have to think for Actually, the people. पेट्रोल सब्सिडाइज्ड है, जी। ज्यादा होता है प्राइस, इट्स नॉट जस्ट पेट्रोल, बाकी कई चीजें उन्होंने कार्ड के बिजली थ्रू। सस्ती है, इसके अलावा पेट्रोल सस्ता है, कनेक्टिविटी अच्छी है। यहाँ पर 5G हमसे 5 से 8 साल पहले आया, हमारे पास लेट आया। यहाँ पर आज भी बहुत अच्छा नेटवर्क अवेलेबल है। ज़्यादातर एरियाज में जहाँ हम गए हमें नेटवर्क कम से कम मिला है। हमने ऐसे ऐसे एरियाज विजिट किए हैं जहाँ पर एक्चुअली जो है ना, आप सोचेंगे एक फॉरेनर नहीं जाता होगा,
जी हमने वहां जी भी जाकर देखा। जी एक्चुअली जो एक बेसिक फैक्टर होता है कि लोग इंसान के बच्चे हैं, लोग एक्सप्लॉयटेटिव नहीं है, और नेटवर्क अच्छा है, कंट्री स्टेबल है। ये फैक्टर कितना बड़ा है, ये रिसेंटली हमारे पास कुछ लोग आए जिन्होंने आकर सिर्फ कुछ भी नहीं किया, पाकिस्तान से अपनी लोकेशन चेंज की, यहाँ बैठकर सिर्फ काम किया। तो जो काम वो पाकिस्तान में 12 घंटे में कर रहे थे, वो यहाँ 8 घंटे में, 7 घंटे में खत्म कर रहे थे। ऐसे ही मुझे है। जब उन्होंने बताया तो मैंने उनसे पूछा ऐसा क्या हुआ। उन्होंने कहा यार जाती प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई। क्यों? जी। बाहर से जब रोड से गुजर के आए तो खड़े नहीं थे, टी टी पी पी शोर शोर नहीं था। हम्म। कमरे में आए तो डीप स्लीप हुई, शोर नहीं था, खामोशी थी। जब उठे नीचे देखा खूबसूरत व्यू है, जी एसी देखा तो जबरदस्त चल रहा था, बिजली गई नहीं है, पानी जबरदस्त अवेलेबल था। तो जब आपके पास छोटी 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 जो टेंशनें पाकिस्तान में जमा हो रही होती हैं, वो आपकी प्रोडक्टिविटी पे कितना बड़ा इम्पैक्ट कर रही बिल्कुल। होती हैं। आके भाई देखें इन्वायरमेंट, देखो एक तो इनकी इन्वायरमेंट ग्रीन है, मैं हम्म। हैरान हूँ इतनी बड़ी जो लैंड है उसको ग्रीन इन्वायरमेंट में कैसे ये मेंटेन करके सर बैठे ग्रीन हैं। तो हमारा मुल्क है, नहीं नहीं करें। नहीं, नहीं, नहीं। आके भाई देखें, देखिए आपकी मैं मोहब्बत अपने मैं मुल्क के मानसेरा साथ, से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। लेकिन आप समझे कि वन ऑफ द मोस्ट ग्रीन सिटीज है, इसको सिटी ऑफ वैलीज भी कहा जाता है। मैं सोचता था हमसे ज्यादा ग्रीन कंट्री, ग्रीन सिटी कोई हो नहीं सकता। मैंने यहाँ पे जकार्ता में जितनी ग्रीनरी देखी है, मैंने सर पकड़ लिया यार। मतलब जकार्ता बड़ा ही ओवरली जी। पॉपुलेटेड शहर है और भरा हुआ है आबादी से, और उसमें भी उन्होंने ग्रीनरी जी मेंटेन की जी, हुई है। और आकिब भाई देखें, मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ किस तरीके से आपका माइंडसेट, आप प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज होती है वो इस तरीके से। आकिब भाई देखें, एक तो ये रात के टाइम, रात को 12 बजे दुकानों वाला कल्चर नहीं है कि दुकानें खुली हुई हैं जी रात की। अक्सर पाकिस्तान में ये देखा जी जाता जी है जी कि जी जो बाजार हैं वो रातों तक खुले हुए हैं, जी और जी। सुबह सुबह 2 बजे तक, 1 बजे तक तो जैसे कराची में देखें उनके नाश्ते जी ही नहीं तैयार होते। नहीं नहीं। तो एक तो ये इस्लामिक पर्सपेक्टिव से देखें, ये भी आके भी बड़ा इम्पैक्ट करती हैं कि देखिए अगर फजर पे उठ आपकी जाते जो हैं, बिजनेसेस हैं वो सुबह फजर के साथ स्टार्ट हो रहे हैं, मगरिब इशा के साथ क्लोज हो रहे हैं, बहुत बड़ी तो बात वो है। आपकी प्रोडक्टिविटी को डेफिनेटली वो इंक्रीज करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, इस प्रोडक्टिविटी के साथ साथ आके भाई मैंने ये चीज़ नोट किया है, जैसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, यहाँ एक कुछ लैंडेड होम्स हैं, उसके साथ साथ जो अपार्टमेंट्स हैं आके भाई, उसके साथ वो स्विमिंग पूल जिम फ्री दे रहे हैं। अब जब ये सारी चीज़ें फ्री में मिलती हैं, इंसान उनको एंटरटेन अवेल करता करता है, है, यस यस अवेल यस। करता है, तो मेरे ख्याल में प्रोडक्टिविटी के चांसेस और ब्राइट हो जाते ये हैं। आपने सही बात की है। एक्चुअली जो हमने पाकिस्तान में एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को जी जो एक हमने जो पैमाना है ना, वो ये जी है कि गेटेड कम्युनिटी। गेटेड वो जी, गेटेड इसलिए कि सेफ्टी। सेफ्टी हम कहते हैं गेटेड है ना, अंदर भले पानी नहीं आ रहा, टैंकर डलवा रहे हैं, बस ठीक है यार, महीने का 1.5 लाख रुपया ना, कोई बात जी। नहीं। महीने का 1 लाख रुपया ना, कोई बात नहीं। देखिए हम लोगों ने ना स्टैंडर्ड बड़े गिराए में। हम्म। जब लोग यहाँ आते हैं सबसे पहली चीज जिस पे वो हैरान होते हैं, यार इतने ही पैसों में इतनी अच्छी लाइफ मिल सकती है। आकिब भाई अभी तो अगर हम ग्रोसरी की बात करें वो उस पे तो मेरा एक ख्याल अलग है से वो तो डिस्कशन हाँ होनी अलग चाहिए, डिस्कशन होगी, लेकिन मुझे लेकिन ये लगता है कि आपकी पाकिस्तान से भी कम प्राइस में यहाँ यहाँ ग्रोसरी हो बात चल सकती है सकती है, इफ यू कैन मैनेज इफ इट यू कैन वेल। मैनेज और डिपेंड्स ऑन पाकिस्तान में आप कितना अच्छा लाइफस्टाइल ले रहे हैं। बहुत से लाइफस्टाइल। लोग पाकिस्तान में बड़े ही पसमानदा हालात से या जॉइंट फैमिली सिस्टम से आते हैं, वो यहाँ जी आकर कहते हैं हमें बड़ा महंगा लगा है। जी तो जी बंदे टू बंदा भी होता है। हमने चूंकि पाकिस्तान में भी एक अच्छा लाइफस्टाइल देखने की कोशिश की है, यहाँ पर भी अच्छा लाइफस्टाइल की कोशिश की है। खैर मैं अब इसको कंक्लूड करूंगा कि जी हमारी जो आने के रीजंस थे वो बहुत सारे थे। वाइड स्पेक्ट्रम था, फैमिली से रिलेटेड भी था, हेल्थ से रिलेटेड भी था, एजुकेशन मुझे यहाँ पर बड़ी अच्छी लगी। मैं इस पर डिबेट नहीं करूंगा एजुकेशन सस्ती है महंगी है। मैं वैल्यू फॉर मनी देखता हूँ, मुझे वैल्यू फॉर मनी नजर आ रही है। मैं इसको पाकिस्तान से कंपेयर नहीं करूंगा क्योंकि इस लेवल की एजुकेशन पाकिस्तान में है ही नहीं। अगर है तो मुझे आप वीडियो के कमेंट्स में बताएं कि पाकिस्तान में कौन सा स्कूल या इदारा एक परफेक्ट, ज़बरदस्त, परफेक्ट ब्लेंड ऑफ इस्लामिक एंड दौरे हाजिर की जितनी एजुकेशन है वो दे रहा है एक साथ। इसमें वो कुरान का हिफ्ज़ भी करवा रहा हो, साथ साथ ओ लेवल ए लेवल तक भी लेकर जा रहा हो, और उसके साथ साथ उनके बच्चे दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटियों तक भी जाते हों और दुनिया की रैंकिंग में भी वो स्कूल आते हों। ऐसी एजुकेशन मैंने तो नहीं देखी पाकिस्तान में। एक तरफ जी। जाते हैं तो इस्लाम साइड पे हो जाता है, दूसरी तरफ जाते हैं तो दुनिया साइड पे हो जाती है। तो मैं ज़ाती तौर पर यहाँ पर समझता हूँ कि वैल्यू फॉर मनी है, आकिब अच्छी भाई एजुकेशन है, अच्छी हेल्थ है। मैंने ना एक चीज़ मेरे माइंड में रिलीजन के पर्सपेक्टिव से भी आ रही है, क्योंकि देखिए मैंने यहाँ देखा है कि फीमेल्स के लिए प्रॉपर मसाजिद में जगह बनी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। आप मॉल्स में जाते हैं, शॉपिंग के लिए जाते हैं, तो आप ऐसा नहीं है कि दुनिया से जुड़ गए और आखिरत से कट गए। मैंने यहाँ पर देखा है शॉपिंग मॉल्स में मसाजिद मिलेंगी और रोड पे बाज़ारों मिलती में, हैं, रोड्स गलियों में, मोहल्लों में और मिलती हैं। मसाजिद दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर देखी जाए तो इंडोनेशिया में है। बिल्कुल और मैंने ये देखा है कि सिर्फ मसाजिद नहीं, प्रॉपर सेपरेशन हुई है, पार्टीशन हुई है कि फीमेल्स भी वहाँ नमाज पढ़ रहे हैं। बिल्कुल। यहाँ मैंने ऐसा माहौल देखा कि भाई हस्बैंड वाइफ बच्चों समेत, माँ बाप समेत जा रहे हैं जी मसाजिद जी में। अब जाते हैं ये बिल्कुल। चीजें बड़ा कम देखने को मिलती हैं पाकिस्तान में या अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड में सर मैंने तो इसमें बड़ा कि स्ट्रगल किया है जी क्योंकि मेरे पाकिस्तान में भी ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा रही है। जी मैं अगर अपनी वाइफ अपनी फैमिली के साथ कभी ट्रैवल कर रहा हूँ जी तो मुझे मेरी फैमिली की नमाज कज़ा है जी। और अब पाकिस्तान हम में नमाज पढ़ रहे हैं। मैं अगर कराची में बाहर निकल गया हूँ, लेट से जी मैं सदर गया हूँ जी शॉपिंग करने के लिए किसी काम से,
तो मैं अगर फीमेल नमाज किधर पढ़ने जाऊंगा पहले तो मैं परेशान रहूंगा कि फैमिली को मैं गाड़ी में छोड़ के जा रहा हूँ। गाड़ी में छोड़ के जा रहे हैं या तो किधर अगर मैं जाएंगे चला वो? भी गया थोड़ी देर के लिए तो मुझे पता उनकी नमाज रह जाएगी। जी। अब आप सोचते रहे यार कराची में बड़े शहर में भी नहीं मिल रही, इस्लामाबाद में और फैसल यहाँ मस्जिद है, बादशाही मस्जिद, इसके अलावा हमें कहीं मिलती नहीं है कि यार वो भी बंदा। टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, इसलिए उन्होंने उसको जो है लेकिन ना आप मोटरवे पे जा रहे हैं, बाकी जगहों पे जा रहे हैं तो सब। बड़ा मुश्किल होता है। मोटरवे पे तो चले उन्होंने क्या नाम में थोड़ी बहुत जगह दी हुई होती जी। है, लेकिन जनरली इसके अलावा एक एक कॉमन तो कॉन्सेप्ट ये नहीं है। एक बड़ा वो एक इंडोनेशियन भी इम्पोर्टेंट हमारे पॉइंट साथ इस बात में बहस करने लग गया कि यार औरतों की नमाज की जगह क्यों नहीं, अब बड़ी मुश्किल होगी हमें उसको समझाने में यार कि समझने यार में। नहीं है यार यहाँ पर जी जगह। जी एनीवेज ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इस तरह तो वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी। जी जी तो बिल्कुल कोशिश ऐसे ये ही है। करेंगे कि हमने जितनी चीज़ें कवर की हैं, अभी भी शायद एक दो चीज़ें रह जाएं, एक कैंडिड डिस्कशन जिसमें सारी चीज़ें हमने आपके सामने रखी। मेरा ख्याल है 2-3 नेगेटिव फैक्टर्स हैं जो मुझे यहाँ पर नजर आए हैं, जो कि मेरे लिए इतने बड़े नहीं है, मैं वो भी डिस्कस करना चाहूँगा। जी बिल्कुल। लेकिन बड़े नहीं थे इसलिए मैं यहाँ बैठा, बहुत बड़े होते तो मैं यहाँ ना होता। जी जी एक फैक्टर है जो कभी कभी फील होता है कि यार यहाँ पर पाकिस्तानी कम्युनिटी कम है। एक तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव ये फैक्टर था पॉजिटिव फैक्टर भी है कि पाकिस्तानी कम है तो इसलिए नहीं हमारी इंप्रेशन अच्छा है, लेकिन कभी कभी इंसान कहता है यार कि ईद है, तो क्योंकि अब मैंने ईद यहाँ ईद है। गुजारी है तो मुझे आइडिया कि बंदा कम से कम ईद हो, ईद पे मिल ले यार, चाहे शीर खुरमा खा ले, समझ रहे ना, तो अपने अपने मीठा लोगों के साथ मुलाकात कर ले मुलाकात या कर ले। तो पाकिस्तानी हो उन खैर कम्युनिटी मुझे के साथ। उसकी कमी इतनी ज्यादा महसूस इसलिए भी नहीं हुई थी कि मेरी इंडोनेशियन से बड़े अच्छे इंटरेक्शन है, हम उनके घरों जी में गए, हमने उनका कल्चर देखा, लेकिन ये कमी है यहाँ पर। दूसरा, चाय ढाबे का कल्चर नहीं है यहाँ पर। ये मेरा जी लिमिट फैक्टर है बिल्कुल। थोड़ा सा, कभी कभी दिल चाय करता है चाय ढाबा हो हम वहाँ चले जाएं। घर पे तो रोज चाय पीते हैं ना, जी जी तो कराची वाला वो माहौल हमें नहीं मिलता। इसके अलावा एक दो नेगेटिव फैक्टर्स और थे। मिसाल के तौर पे यहाँ पर कुछ डेवलपमेंट जो है ना वो बड़ी चाइनीज ओरिएंटेड है। जैसा कि जिस शहर में भी हम बैठे हुए तो ये शहर चाइनीज ने बनाया हुआ है, तो इस शहर में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं लेकिन वहाँ पे मसाजिद नहीं है, क्योंकि वो चाइनीज ने बनाया, चाइनीज को ट्रैक करने के लिए बनाया, तो वो मुस्लिम ओरिएंटेड नहीं है। तो आपने अगर इंडोनेशिया आना है तो ये बड़ा सोच समझ के सिलेक्शन करना है आप किस जगह रह रहे हैं। अच्छा, इसी जगह से आधा घंटा दूर, आधा घंटा ज्यादा बता रहा हूँ, 15 मिनट 10 मिनट दूर भी ऐसी आबादियां मौजूद हैं जो मुस्लिम ओरिएंटेड हैं, मसाजिद मौजूद हैं। कहने का मकसद ये नहीं कि मसाजिद नहीं है, लेकिन ये कुछ नेगेटिव फैक्टर्स हैं यहाँ के आके जो भाई हमने फील किए हैं। डेफिनेटली यू आर एब्सोल्युटली राइट, बट अगर इन नेगेटिव फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे तो वो आपको पता है कि पाकिस्तानी दोस्त आए थे हमारे, तो वो ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, तो वो एक ऐसी जगह पर बैठ गए ट्रेन में सीट पर जो फीमेल्स के लिए और बुजुर्गों के लिए जो है वो डेफिनेटली उनके लिए सीट्स एलोकेट की जाती हैं। अब इंडोनेशिया का तो कल्चर है वो वुमेन्स को और अपनी जो उनके बड़े हैं उनको प्रायोरिटी देते हैं, और अदब अदाब के यहाँ के मामलात ही डिफरेंट, रिस्पेक्ट का एलिमेंट है। तो वो उन बेचारों को ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि वो तो अपनी तरफ से राइट है, कहते हैं जी कि हमने टिकट के पैसे दिए, अब मैं अपनी सीट से क्यों उठूं, भाई मैंने तो टिकट देकर मैंने ट्रेन में बैठा हूँ। लेकिन उनको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि कुछ सीटें एलोकेट की गई हैं स्पेशली फॉर द वुमेन्स, वो प्रायोरिटी सीट्स हैं, तो उनको जो है उन सीट्स पर उन्हीं लोगों को बैठना है जो फीमेल्स हैं। अब ये अक्सर पाकिस्तानी लोग हैं वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करते, लेकिन वो इस चीज़ को भी शायद वो नेगेटिव ले रहे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूं मकसद ये है कि देखें नेगेटिव्स हैं लेकिन बहुत छोटे हैं। जी जी ऐसा नहीं है कि इट्स ऑल पॉजिटिव। हमें यहाँ रहते हुए बहुत सारी चीज़ों में चैलेंज हुआ, बाजार में आटा नहीं मिल रहा जी। अभी कल हमारे पास एक साहब है, उन्होंने कहा चपाती कहाँ से मिलेगी, हमने कहा चपाती आटा लेंगे, आटा गूंदेंगे बनाएंगे। तो छोटी छोटी चीजें होती हैं, इतनी बड़ी। लेकिन मेरे ख्याल में अब एक पिछले कुछ अरसे से मैंने देखा है, पिछले 6 मंथ या 1 ईयर से बहुत सारे पाकिस्तानी यहाँ आ रहे हैं, वो रेस्टोरेंट के बिजनेस में जा रहे हैं। वी डू नॉट गो इनटू द दैट टॉपिक कि वो प्रॉफिटेबल है नहीं है। आपने जब भी आना है आप हमसे मशवरा कर सकते हैं, हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट हम मशवरा कंसल्टेशन देते हैं। लेकिन आपने क्या बिजनेस करना है, क्या आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो खुद आपने डिसाइड करनी है। हम आपको बता सकते हैं कि ये बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ इंडोनेशिया में एग्जिस्ट करती हैं, पॉसिबल है। अब कई चीज़ें हैं वो हम नहीं कर रहे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रॉफिटेबल नहीं है, और कई चीजें हैं जो हम कर रहे हैं, इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो प्रॉफिटेबल है। जी जी। हर आदमी के लिए जो है उसका बिजनेस का अंदाज डिफरेंट हो सकता है, उसके सोचने का अंदाज डिफरेंट हो सकता है। इसमें मेरा ख्याल है बेहतर है कि हम इस पे एक डिटेल में अलग से वीडियो बनाएंगे। जी बिल्कुल, बिजनेसेस में काम करना चाहिए। आज की वीडियो में हमारा मकसद ये था कि हम कवर करें कि हम इंडोनेशिया क्यों मूव हुए। जी बिल्कुल ऐसा मेरा ही ख्याल हमने कोशिश की है कि 90-95% चीजें कवर की हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है, तो वो डेफिनेटली आगे सेशन में कवर हो सकती हैं। हमारा वीडियो का मकसद सोल इंफॉर्मेशन और अवेयरनेस पर्पज है, ताकि लोगों को आइडिया हो सके कि आप जब मुख्तलिफ ममालिक में जाते हैं तो किन चीज़ों को मद्देनजर रखना चाहिए। हमने क्या मद्देनजर रखा, बहुत से लोग हमसे पूछते हैं भाई इंडोनेशिया क्यों पहुंच गए यार, क्या हुआ वहाँ पे, ऐसा क्या है उस कंट्री के अंदर। तो मेरा ख्याल है हमने एक वीडियो ऐसी बना ली है कि जिसके तहत हम उनको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, और ये हमारा एक खैर का मकसद भी है कि आने वाले वक्तों में अगर कोई बंदा अपनी ज़िंदगी का फैसला, अच्छा फैसला हमारी इस वीडियो की बेसिस पर या हमारे से बात करके
हमसे हमारे एक्सपीरियंस से सीख कर ले लेता है और उससे उसकी ज़िंदगी में कोई पॉजिटिव एडिशन कंट्रीब्यूशन होता है तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा खैर का बायस है। डेफिनेटली। बाकी हम फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन प्रोवाइड करते हैं। हमने अभी तक 160 एंटरप्रेन्योर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्ट किया है और द सीरीज इज स्टिल गोइंग ऑन। वी आर एक्सपेक्टिंग टू कंसल्ट अनदर 30 पीपल इन दिस मंथ, इवन मोर देन दैट। तो हमारा दरवाज़ा हर वक्त खुला है। अगर आप इंडोनेशिया को लेकर, इस रीजन को लेकर, पाकिस्तान से बाहर बाहर जाने के डिसीजन को लेकर, एक्सपोर्ट से रिलेटेड किसी चीज़ को आपने डिस्कस करना है, इंपोर्ट्स के रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, क्योंकि हम इंडोनेशिया में इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो बिल्कुल है इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड के लिए हम काम कर रहे हैं, क्योंकि इंडोनेशिया की ऑलरेडी हमने डिस्कशन किया बहुत बड़ी इकॉनमी है। तो इसको सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं देखा जा सकता कि यहाँ से चीज़ें पाकिस्तान भेजी जाएं या पाकिस्तान से यहाँ। तो इंडोनेशिया आपको ऐसा प्लेटफॉर्म देता है, यहाँ से आप दुबई, यूएस, यूके, बाकी कंट्रीज के लिए भी एग्जैक्टली मूव कर सकते हैं। तो डिटेल्स जो डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं, आप उसको देखकर हमारे पास आ सकते हैं, हमसे कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं और हमारे साथ कनेक्टेड रह सकते हैं। हमारे यूट्यूब पे ऐसी फर्दर वीडियोस आती रहेंगी जिसमें हम मजीद अवेयरनेस फैलाते रहेंगे। ऐसे बिजनेसेस को भी डिस्कस करेंगे जिन बिजनेसेस में बहुत अच्छा पोटेंशियल है, चाहे वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड है, ई कॉमर्स से रिलेटेड है या किसी और फील्ड के हैं। हम कोशिश करेंगे जितना हमें टाइम मिलेगा, जितनी हमारे पास अवेलेबिलिटी होगी और जितनी इन्फॉर्मेशन हमें, जितनी क्वेरीज आती रहेंगी, उस हिसाब से हम चीज़ें वीडियोज़ बनाते रहेंगे। हमारी वीडियो इस वक्त तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।